हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन की देवराज चांद सीरीज का नॉवेल जिन का छठवां भाग। रात का वक्त था। 11-12 बज रहे थे। देवराज चौहान और जगमोहन बेडरूम में थे। खाना खाने और कॉफ़ी पीने के दौरान उनकी बातचीत का केंद्र मदान उर्फ जिन्नी था। वे बातचीत के दौरान कोई रास्ता निकालने की चेष्टा कर रहे थे कि जिन के घेरे से कैसे निकलें और कैसे उसे पहचाने कि वो कौन है। हमें जल्दी कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि जिन तक पहुंच सके। जगमोहन बात खत्म करने वाले स्वर में बोला। इस बारे में बातचीत करना ठीक नहीं होगा। देवराज चौहान बोला। हो सकता है उसका कोई इंतज़ाम कायम हो कि वो हमारी बातें सुन सके। ऐसे में वो हमारी योजना सुन लेगा। लेकिन इस पर हमें बातचीत तो करनी ही पड़ेगी, ताकि बातचीत का ऐसा रास्ता निकालेंगे कि मदान और जिन हमारी बातें न सुन सके। जगमोहन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि होंठ भींच लिए। यही वे पल थे कि बाहर से मध्यम सी आहट सुनाई दी। देवराज चौहान फौरन सीधा हुआ। जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। दोनों की नज़रें मिली। जगमोहन ने देवराज चौहान को हाथ से वहीं रुकने का इशारा किया और खुद दबे पांव बाहर जाने के लिए बेडरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचते ही पल भर के लिए हड़बड़ाया। दरवाजे के सामने 2 कदम दूर कोई खड़ा था। चेहरे पर नकाब था। आंखें ही नजर आ रही थीं। अगले ही पल जगमोहन चीते की भांति उस पर झपट पड़ा। जगमोहन का जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर पड़ा और साथ ही उसे जोरों से धक्का दिया। डबल वार था। चेहरे पर नकाब डाले व्यक्ति लड़खड़ाकर नीचे जा गिरा, लेकिन फुर्ती के साथ संभला तो उसने जगमोहन को अपने पर पुनः झपटते पाया। वो फर्श पर लेटे ही लेटे एक तरफ तेजी से लुढ़क गया। जगमोहन फर्श पर गिरते ही लड़खड़ाया और संभला। तब तक नकाब वाला व्यक्ति पास ही फर्श पर पड़े जगमोहन पर झपटा। जगमोहन ने दोनों हाथ फैलाकर उसे बाहों में भींच लिया। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। तभी बेडरूम के दरवाजे पर देवराज चौहान खड़ा दिखा। सामने का दृश्य देखते ही उसकी आंखें सिकुड़ी, होठ बिचे। तभी देवराज चौहान की निगाह कुछ दूर खड़े अन्य व्यक्ति पर गई। उसने भी चेहरे पर नकाब चढ़ा रखा था, परंतु वो शांत सा खड़ा था। जगमोहन और अपने साथी के झगड़े के बीच आने का उसका कोई इरादा नहीं लग रहा था। दूसरे ही पल देवराज चौहान के होठों से निकला, रुको जगमोहन। कुत्तम कुत्ता हो रहे वे ठिठके, परंतु जगमोहन ने उस नकाबपोश को बाहों में भींचे रखा। देवराज चौहान करीब पहुंचा। दोनों अलग हो जाओ, कहते हुए उसने जेब से रिवॉल्वर निकाली, वरना गोली मार दूंगा। जगमोहन ने उस नकाबपोश को बाहों के बंधन से आज़ाद किया। दोनों फुर्ती से उछलकर खड़े हो गए। नकाबपोश की आंखों से देवराज चौहान की आंखें टकराईं। अगले ही पल देवराज चौहान चौंका। नकाबपोश के चेहरे पर मुस्कान फैलती दिखी। नकाब के पीछे उसके होंठ हरकत में दिखे। तुम? देवराज चौहान के होठों से निकला। आंखों से उसने उस व्यक्ति को पहचान लिया था। पहचान लिया तुमने देवराज चौहान? ये उसी व्यक्ति की आवाज़ थी जो सिनेमा हॉल के बाथरूम में रुमाल से चेहरा ढांपे मिला था और उसके मोबाइल फ़ोन और घड़ी में ट्रांसमीटर होने के बारे में बताया था। यानी कि प्राइवेट जासूस बीएम जप्पी था वो। क्यों आए हो यहाँ? देवराज चौहान की आंखें और होठ सिकुड़े पड़े थे। तुम्हारा भला करने। देवराज चौहान उसे देखता रहा। जगमोहन के चेहरे पर चौंकने के भाव उभरे। वो समझ गया था कि चेहरा छिपा ये व्यक्ति कौन है। बाहर निकलते ही दाई तरफ जिनके 2 आदमी, जिनके राजन और राहुल नाम है, मौजूद हैं। वो हम पर नज़र रख रहे हैं। जगमोहन के होठों से निकला। तभी तो बता रहा हूँ। जिन कौन है अभी नहीं बता सकता। उसके आदमी बाहर हैं तो हो सकता है उसने यहाँ पर भी कोई इंतज़ाम कर रखा हो। हम जिस काम के लिए आए अगर वो करें तो अच्छा रहेगा। जप्पी शांत स्वर में बोला। तुम जिन के खिलाफ क्यों? फालतू की बात मत करो। ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। मुझे इस बात का 100% विश्वास है कि जिन इस वक्त भी हमारी बातें सुन रहा है। ऐसे में हमारे लिए खतरा होगा जब हम बाहर निकलेंगे। बाहर वो हमें घेरने का इंतज़ाम पहले से ही करके रखेगा। तुम किस रास्ते से भीतर आए हो? जगमान बोला। खिड़की खुली थी, लेकिन अब बंद कर दी है। कम से कम वहाँ से कोई भीतर नहीं आ सकता। जप्पी ने कहा। पल भर के लिए वहाँ चुप्पी सी छा गई। तुम्हारी वो पैंट कहाँ है जो तुमने उस वक्त पहनी हुई थी जब अस्पताल से लौटे थे? क्यों? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। वो पैंट लाओ। देवराज चौहान फौरन पलटा और अन्य कमरे की तरफ बढ़ गया। जप्पी ने चंद कदमों के फासले पर मौजूद सूरज को अपने पास बुलाया और उसके कंधे पर लटकता छोटा सा एयर बैग लेकर टेबल पर रखा। उसे खोला और भीतर रखा सामान निकालने लगा। जगमोहन पास ही खड़ा जप्पी की हरकतों को देख रहा था। जिनको पता है कि तुम लोग यहाँ रह रहे हो? जप्पी ने जगमोहन से कहा। ऐसे में उसने बंगले पर भी ऐसे इंतजाम कर रखे होंगे कि तुम लोगों को देख सुन सके। ये कैसे हो सकता है? जगमोहन के होठों से निकला। जब वो देवराज चौहान के मोबाइल फ़ोन कलाई पर बांधने वाली घड़ी में ट्रांसमीटर फिट कर सकता है, तो बंगले में ऐसा इंतज़ाम करना उसके लिए मामूली बात है। क्या तुम हमेशा बंगले पर रहते हो, या तुम्हारा कोई साथी आदमी हरदम बंगले पर रहता है? नहीं, काम में व्यस्त होने की वजह से हम कई कई दिन बंगले पर आ ही नहीं पाते। बंगले को चेक करो, देखो कहीं पर छिपे तौर पर कैमरे या माइक्रोफोन तो नहीं लगे। जप्पी ने कहा। जगमोहन के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे।
वो बोला, देवराज चौहान के दोनों जूतों की एड़ियों में ट्रांसमीटर फिट किए थे। वो जिन है, तुम लोग उसे नहीं जानते, मैं जानता हूँ। उसके हाथ कहीं भी पहुँच सकते हैं। जप्पी के सर में हल्की सी शक्ति आ गई थी। तुम बंगले को अच्छी तरह चेक करो। जगमोहन तेजी से एक तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद ही देवराज चौहान हाथ में पैंट थामे वहाँ पहुँचा। जप्पी ने पैंट लेकर चेक की और जिप के पास लगे बटन पर उसकी नज़रें अटकी। फिर उसने बैग से निकाला माचिस के आकार का मीटर जैसा कोई यंत्र और उस पर लगा बटन दबाकर यंत्र को पैंट पर लगे बटन के करीब ले गया। तो उसी पल यंत्र से बीप बीप की आवाज़ आने लगी। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। इस बटन में ट्रांसमीटर फिट है, या यूँ कह लो कि यह बटन रूपी ट्रांसमीटर है, जप्पी ने देवराज चौहान से कहा। देवराज चौहान ने उसके हाथ से पैंट ली और उसका बटन अलग करके नीचे रखा और टेबल पर मौजूद एस्ट्रे से उस बटन को तोड़ा तो उसके भीतर मौजूद नन्ही नन्ही दो तारें नजर आने लगी। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। उसने जप्पी को देखा। तुम्हें कैसे मालूम है कि फ़ोन, घड़ी और बटन में ट्रांसमीटर फिट है? इस बात का जवाब पाने के लिए जिन भी बहुत परेशान होगा। जप्पी के सर में कड़वापन आ गया। वक्त आने पर तुम्हें हर बात का जवाब मिलेगा। अभी खतरा सिर पर है, पहले उसे दूर करना है। कहने के साथ ही जप्पी हाथ में पकड़े यंत्र को देवराज चौहान के शरीर के पास ले गया और शरीर के साथ साथ घुमाने लगा। उसकी हरकत पर देवराज चौहान के चेहरे पर उलझन की परछाई उभरी, परंतु खामोश रहा। जप्पी देवराज चौहान के शरीर के हर हिस्से के करीब से धीमे धीमे यंत्र को आगे ले जा रहा था। अगला दृश्य। मदान की आंखों में नींद भरी हुई थी। नाइट सूट में था वो। उसकी हालत से लग रहा था कि नींद से उठना पड़ा था उसे। दरवाज़ा ढकेलते हुए उसने भीतर प्रवेश किया। सामने नारंग नजर आया जो स्क्रीन पर नजरें टिकाए था। स्क्रीन पर चेहरा छिपाए जप्पी नजर आ रहा था जो कि यंत्र की सहायता से देवराज चौहान के शरीर को चेक कर रहा था। नारंग की निगाह स्क्रीन से हटकर मदान पर जा टिकी। क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया? मदान ने पूछा। इधर गड़बड़ हो रही है सर। क्या? मदान की निगाह स्क्रीन की तरफ गई। वही जिसने देवराज चौहान को सिनेमा हॉल के बाथरूम में बताया कि उसके मोबाइल फ़ोन और घड़ी में माइक्रोफोन है, वो अब देवराज चौहान के बंगले पर जा पहुंचा है। उसका इरादा पक्का है, हमारी योजना फेल कर देने का। उसने पैंट में लगे बटन के बारे में देवराज चौहान को बता दिया है कि वो बटन न होकर माइक्रोफोन है। साथ ही उसने जगमोहन से कहा है कि बंगले में लगे कैमरे और माइक्रोफोन की तलाश करो। ओह, मदान के दांत भिज गए। खुद वो देवराज चौहान का शरीर चेक कर रहा है, नारंग गंभीर स्वर में बोला। क्या मतलब? मदान का चेहरा बेहद कठोर नजर आने लगा। पक्का वो देवराज चौहान के शरीर से चिप की तलाश कर रहा है। मदान कठोर नज़रों से नारंग को देखता रहा, फिर क्या उठा। उसे कैसे पता चला कि उसके शरीर में कोई चिप हो सकती है? वैसे ही पता चला जैसे उसे बाकी बातों का पता चला। ये बातें उसे हमारे आदमी ने बताई हैं। मुझे वो गद्दार चाहिए नारंग, जिसने हमारी बातें बाहर की। क्रोध में मदान का सर कांप रहा था। नारंग का चेहरा सख्त हो गया था। मदान की निगाह स्क्रीन पर थी। उसने अपने गुस्से पर काबू पाने की चेष्टा की। यह है कौन, पता चला? मदान ने पूछा। नहीं। उस देवराज चौहान को तो अपने बारे में बताया? देवराज चौहान ने उसकी पहचान पूछी थी, परंतु अपने बारे में कुछ बताने से उसने इनकार कर दिया। नारंग ने कहा। देवराज चौहान जानता है कि ये जो भी है उसके फ़ायदे के काम कर रहा है, इसलिए उसने अपने सवाल पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। मदान के चेहरे पर खतरनाक भाव नजर आ रहे थे। यह व्यक्ति हमारे प्लान को फेल करता जा रहा है। मेरे ख्याल में इस मामले में हम नरमी से काम ले रहे हैं। मदान के होठों से घुर्राहट निकली। ठीक कहा, हमें। तभी स्क्रीन पर उन्हें जगमोहन दिखा जो कि उनके पास आ गया था। उसके हाथ में वीडियो कैमरा और कुछ तारें थी। चेहरे पर परेशानी थी। जगमोहन की आवाज़ उसके उनके कानों में पड़ी। वो कह रहा था, ये वीडियो कैमरा पीछे वाले बेडरूम में लगा था। देवराज चौहान, सूरज और जप्पी की नज़रें जगमोहन पर टिकते देखी। ये एक नहीं और भी होंगे, देवराज चौहान के होठों से निकला, जिनने बहुत पक्का इंतज़ाम कर रखा है। इस कैमरे की तारें चेक करो, कहाँ जा रही हैं? जप्पी बोला। मेरे ख्याल से नज़र रखने के लिए कैमरों और माइक्रोफोनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी, जिन बंगले के बाहर और भीतर तुम लोगों पर पूरी तरह नज़र रखे हुए। जगमोहन की आंखें सुकड़ी। इसका मतलब? जगमोहन क्या उठा। वो अभी भी नज़र रख रहा होगा, हमें देख रहा होगा। पक्का। जप्पी के होठों से तीखा स्वर निकला। वो कौन है? जगमोहन के होठों से घुर्राहट निकली। तुम बताते क्यों नहीं? बताऊंगा, लेकिन पहले तुम पूरे बंगले के कैमरे और माइक्रोफोन तलाश करो। ये काम ज़्यादा ज़रूरी है। जगमोहन ने हाथ में थाम रखा कैमरा नीचे फेंका और पलटकर वहाँ से चला गया। जप्पी पुनः यंत्र से देवराज चौहान का शरीर चेक करने लगा। नारंग, मदान एक एक शब्द चबाकर खा जाने वाले स्वर में क्या उठा। पहले तो हमारा प्रोग्राम था कि हम कल देवराज चौहान पर हाथ डालेंगे, कल उसका अपहरण करने की चेष्टा करेंगे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। नारंग फौरन उठ खड़ा हुआ। अभी हरकत में आए सर? हाँ, अपने लोगों को फौरन देवराज चौहान के बंगले पर भेजो। ये सुनते ही नारंग भागता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मदान आगे बढ़ा और रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगा। तुरंत लाइन मिली और दूसरी तरफ से राजन की आवाज़ आई। हेलो, देवराज चौहान की निगरानी पर हो? मदान ने कठोर स्वर में पूछा। हाँ।
राजन का सर सतर्क हो गया था। राहुल मेरे साथ है। देवराज चौहान के बंगले पर गड़बड़ है, कहकर मदान ने कम शब्दों में सारा मामला बताया। हमने कल देवराज चौहान पर हाथ डालना था, परंतु अब प्रोग्राम बदलना पड़ रहा है। कुछ लोगों को भेज रहा हूँ, देवराज चौहान पर अभी हाथ डालना है। समझ गया। और वो आदमी जिसकी वजह से हमारी योजना फेल हुई, बचकर ना निकल सके, वो भीतर ही देवराज चौहान के पास है। चेहरा छिपा रखा है, उसका एक साथी भी चेहरा छिपाए वहाँ है। ये दोनों भी मुझे देवराज चौहान के साथ ही चाहिए। हम उन्हें पकड़ लेंगे। मुझे आपके भेजे आदमियों का इंतज़ार है। वे पहुंच रहे हैं, कहकर मदान ने रिसीवर रख दिया। चेहरे पर क्रोध का समंदर उछाले मारता नजर आ रहा था। अगला दृश्य। यंत्र से बीप बीप का स्वर उठने लगा। जप्पी झटका। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गईं। इस वक्त जंपी का यंत्र देवराज चौहान के कंधे के करीब था। अपनी शर्ट उतारो। जप्पी की आंखों में चमक आ गई थी। देवराज चौहान ने कमीज उतारकर सोफे की तरफ उछाल दी। जप्पी ने यंत्र बंद करके जेब में डाला और बारीकी से ध्यानपूर्वक देवराज चौहान का कंधा चेक करने लगा। पास ही खड़े सूरज की निगाह भी देवराज चौहान के कंधे पर दौड़ रही थी। चुप्पी का माहौल बन गया था वहाँ। दो पल भी न बीते कि जप्पी ने देवराज के कंधे पर मौजूद आधा इंच के कट को देख लिया, जो कि सामान्य सा लग रहा था। अगर उसे पता ना होता कि देवराज चौहान के शरीर के भीतर चिप छिपाई गई है, तो शायद वो उस कट को ना पहचान पाता। जप्पी ने इशारे से सूरज को पास बुलाकर कहा, छोटा चाकू दो। सूरज ने टेबल पर पड़े सामान में से छोटा सा चाकू निकालकर जप्पी को थमाया। देवराज चौहान, जप्पी शांत स्वर में बोला, तुम्हारे कंधे पर छोटा सा कट मारना है। क्यों? वहाँ भी कुछ है, ऐतराज़ तो नहीं? नहीं। देवराज चौहान के होंठ बिछ गए थे। छोटा सा कट है, तकलीफ नहीं होगी। कहने के साथ ही जप्पी ने चाकू से उसके कंधे पर कट लगाया। अगले ही पल कंधे पर खून की लाली चमक उठी। जप्पी ने कंधे के कटे हुए हिस्से को जोरों से दबाया तो भीतर मौजूद नन्ही सी चिप झलकी। जप्पी ने चाकू से कुरेद कर चिप को बाहर निकाला और उंगलियों के बीच थामता पीछे हटा। छोटा सा जख्म है, दबरा लगा लो। देवराज चौहान पलटा। जप्पी के हाथ में दबी चिप को देखा, जो कि उंगली के नाखून की सी थी। देवराज चौहान के देखते ही देखते जप्पी ने लाइटर निकाला और चिप को जलाने लगा। चंद ही पलों में वो चिप पूरी तरह नष्ट हो गई। जप्पी ने लाइटर जेब में डालकर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान का चेहरा कठोर हुआ पड़ा था। अब तुम बहुत हद तक खतरे से बाहर हो। और किस तरह से मुझ पर नजर रखी जा रही है? देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर पूछा। तुम्हारे पास अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिन तुम्हारी हरकतें देख सके, तुम पर नजर रख सके। जप्पी ने विश्वास भरे स्वर में कहा। जूतों की एड़ियों में छिपे ट्रांसमीटर तो तुमने निकाल ही लिए। देवराज चौहान कुछ ना बोला। तुम्हारे बंगले में जिन ने तुम लोगों की हरकतों को जानने के लिए कैमरे और माइक्रोफोन लगा रखे हैं, उन्हें तलाश करना बाकी है। ध्यान रखना कि इस वक्त हम भारी खतरे में हैं। जिन अब तक जान गया होगा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो खामोश नहीं बैठा होगा। तुम्हारा मतलब कि जिन के आदमी हम यहाँ आ सकते हैं? ऐसा हो भी सकता है, जप्पी ने गंभीर स्वर में कहा। उसने देख लिया होगा कि उसकी सारी कोशिशें मैंने नाकाम कर दी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी जिनसे क्या दुश्मनी है? बताऊंगा। अभी मुझे इस बात का डर है कि मेरी कही बात वो सुन ना ले। इस तरह वो मेरे बारे में भी जान जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो जिनके बारे में तो बता ही सकते हो। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झाँका। इस वक्त मुझे अपना काम कर लेने दो। देवराज चौहान कुछ कहने लगा कि जगमोहन वहाँ पहुँचा। खूब, जप्पी के होंठों से निकला। जगमोहन ने 3 कैमरे और नन्हे नन्हे कुछ माइक्रोफोन थाम रखे थे। उसने सारा सामान नीचे फेंकते हुए कड़वे स्वर में कहा, जिनने तो हमारे खिलाफ मजबूत घेराबंदी कर रखी है। वो तो हमारी सांसों की भी आवाज़ सुन रहा होगा। देवराज चौहान की निगाह नीचे पड़े कैमरों और माइक्रोफोन्स पर टिकी रही। सारे बंगले के जर्रे जर्रे को चेक करना पड़ेगा, और इतना वक्त हमारे पास है नहीं। देवराज चौहान ने निगाह उठाकर कहा, क्या मतलब? जिन मुझसे डकैती करवाना चाहता है। जब तक उसके इंतज़ाम सलामत सलामत थे, तब तक उसे आशा तो थी कि देर सवेर में उसके काम के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब उसका सारा इंतज़ाम बेकार हो चुका है। ये जानकर वो गुस्से में कोई भी कदम उठा सकता है। यही तो मैं कह रहा था, जप्पी के होठों से निकला। बंगला हम फुर्सत में भी चेक कर सकते हैं। इस वक्त हमें बंगले को छोड़ देना होगा फ़ौरन। सूरज जप्पी के कान में क्या उठा। सर, आपने जो काम करना था वो कर दिया, हमें यहाँ रुकने की क्या ज़रूरत? उसी वक्त कॉल बेल का स्वर गूंज उठा। उनकी नज़रें मिली। कौन हो सकता है? जगमोहन के होठों से निकला। जिन के आदमी। जप्पी ने शब्दों को चबा कर कहा। यहाँ से निकलो। देवराज चौहान बोला। बंगले पर शोर शराबा ना हो तो बेहतर होगा। इन लोगों का घेरा पीछे की तरफ भी होगा। जगमोहन दांत बीच कर कह उठा। गोलियां चल सकती हैं। बातें मत करो, हो सकता है जिन हमारी बातें सुन रहा हो। हमारे करीब ही कहीं पर उसका लगाया माइक्रोफोन हो। देवराज चौहान ने शब्दों को चबा कर कहा। जिसको जिधर से निकलने का रास्ता मिलता निकल जाओ। जगमोहन एक खिड़की की तरफ दौड़ा। दूसरे ही पल वापस आ गया। बाहर दरवाजे पर 7-8 लोग हैं, मैंने खिड़की से देखा है। सर, सूरज जप्पी से आहिस्ता से कह उठा। अपने को बचाइए, खतरा सिर पर है। देवराज चौहान की निगाह जप्पी पर जा टिकी। इसके बाद तुम हमें कहाँ मिलोगे? देवराज चौहान ने पूछा। चिंता मत करो, इसी तरह मैं तुमसे कहीं मिल लूँगा।
देवराज चौहान उसे देखता रहा, फिर शांत भाव में मुस्कुरा पड़ा। टरका रहा है, जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा। तभी कॉल बेल पुनः बजी। पीछे का रास्ता किधर है, सख्त सर में कहते हुए जप्पी ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। अगला दृश्य। गोलियां चल रही हैं। रतनचंद कह उठा, गड़बड़ कुछ ज़्यादा लगती है। जो भी हो, हमने वो पैकेट नहीं छोड़ना। 5-10 लाख का सवाल है। बंसीलाल पक्के स्वर में कह उठा। हम भीतर कैसे जा सकेंगे? कोई गोली हमें लग गई तो? जब गोलियां चलनी बंद हो जाएंगी तब हम बंगले में जाएंगे। पुलिस भी तो आ सकती है गोलियां चलने की आवाज़ सुनकर। दोनों कुछ चिंता में दिखे। आखिरकार रतनचंद बोला, अभी यहीं चुपचाप पड़े रहते, बाद में फैसला करेंगे कि क्या करना है। वो पैकेट पाने के लिए कुछ किया जा सकता है या नहीं। ठीक है। अगला दृश्य। बंगले के पिछवाड़े काफ़ी खुली जगह थी। एक ट्यूबलाइट वहाँ रोशन थी, जो कि उधर रोशनी फैलाने के लिए अपर्याप्त थी। जहाँ ट्यूब रोशन थी उसके आसपास तो रोशनी थी, उसके बाद अंधेरा ही था। देवराज चौहान, जगमोहन, जप्पी और सूरज उस तरफ के दरवाजे से निकले। चारों के हाथों में रिवॉल्वरें दबी थी। देवराज चौहान और जगमोहन एक तरफ हो गए, जप्पी और सूरज दूसरी तरफ चले गए थे। सबकी निगाह हर तरफ जा रही थी, परंतु अभी तक उन्हें कुछ कोई न दिखा था। सर, सूरज बोला, यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा। होंगे, जप्पी क्या उठा। ये तो हो ही नहीं सकता कि जिनके आदमियों ने इस तरफ घेरा ना डाला हो। कहने के साथ ही उसने जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। कृष्णा और रामदास से बात करने जा रहे हैं। हाँ, वो बाहर और उधर के हालात हमें ज़्यादा अच्छी तरह बता। तभी दूसरी तरफ से रामदास का सर कानों में पड़ा तो जप्पी क्या उठा। बाहर कुछ हो रहा है क्या? हाँ सर, करीब 20 आदमी 6 कारों में यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने कारें तो दूर खड़ी कर दी और खुद बंगले के भीतर आ गए। वो सब हथियार बंद लग रहे हैं। 10-12 आदमी सामने की तरफ हैं। वे दरवाज़ा खुलवाने के लिए कॉल बेल बजा रहे थे, परंतु दरवाज़ा न खुलने पर अब वे किसी खिड़की को तोड़कर भीतर प्रवेश करने की सोच रहे हैं। मैंने आपको कई बार फ़ोन किया कि ये सब बता सकूं, परंतु सिग्नल न मिलने के कारण आपका फ़ोन रेंज से बाहर हो रहा था। रामदास एक ही सांस में कहे जा रहा था। बाकी के 8-10 आदमी बंगले के पीछे की तरफ गए हैं। आप खतरे में हैं सर। हमें बताइए कि हम क्या करें। इन लोगों के इतनी संख्या में आने का मतलब है कि ये अपना काम पूरा करना चाहते हैं। ये लोग मुझे और देवराज चौहान को पकड़ना चाहते हैं, जप्पी कठोर स्वर में बोला। ओ तो तुम दोनों फ़ौरन बंगले के पीछे की तरफ आ जाओ। हम उसी तरफ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी बंगले के पीछे पहुँचे सर। उस तरफ है क्या? 10 फीट चौड़ी गली है। मेरे ख्याल में गली इस्तेमाल नहीं होती। पीछे पहुँचो, जप्पी ने कहकर फ़ोन बंद किया और जेब में रखा। 8-10 लोग हैं इस तरफ, मतलब कि खतरा बराबर है। सूरज होंठ पीछे कह उठा। रामदास और कृष्ण इसी तरफ आ रहे हैं। जप्पी दांत पीछे, नजरें हर तरफ दौड़ाता कह उठा। जिनके आदमियों से नरमी की अपेक्षा करना बेकार है। अपना काम पूरा करने के लिए वे कोई भी हद पार कर सकते हैं। सावधान रहना। उन्हें जितनी ज़रूरत मेरी है उतनी तुम्हारी। तुम्हारे द्वारा भी वे मेरी पहचान कर सकते हैं। मैं उनके हाथ नहीं आऊँगा सर। सूरज दौड़ता भरे सर में कह उठा। चंद पलों तक उनके बीच चुप्पी रही। उस तरफ अंधेरे वाले हिस्से से चारदीवारी की तरफ बढ़ो, जप्पी ने कहा और सावधानी से अंधेरे में आगे सरकने लगा। सर, खुद को बचाने के लिए सामने वाले पर गोली चला भूनो सालों को। वो हम पर रहम नहीं करेंगे तो हम उन पर क्यों रहम करें? उन्होंने हमें पकड़ लिया तो हमारा बुरा हाल कर देंगे। सूरज बड़बड़ाया और जप्पी के पीछे सावधानी से आगे बढ़ा। अगला दृश्य। देवराज चौहान और जगमोहन बंगले की दीवार के साथ साथ अंधेरे में बाईं तरफ बढ़े। इधर अंधेरा है। जगमोहन अंधेरे में देखने की चेष्टा करता बोला, यहाँ से चारदीवारी की तरफ बढ़ें? वे लोग बंगले के सामने हैं तो इस तरफ भी अवश्य मौजूद होंगे। जगमोहन ने अंधेरे में देवराज चौहान पर नज़र मारी। फिर पल भर ठिठक कर देवराज चौहान ने हर तरफ देखा और कह उठा, हम यहाँ से बगल वाले बंगले में जाएंगे और वहाँ से पीछे की तरफ निकलेंगे। उन लोगों की निगाह हमारे बंगले पर है। दूसरे बंगले की तरफ वे ज़रा भी ध्यान न देंगे। ठीक है। दोनों आहिस्ता आहिस्ता दीवार के साथ आगे बढ़ते हुए बंगले के कोने पर पहुंचकर टिटके। इस तरफ 15 फीट का रास्ता था, जो बंगले की साइड से आगे पीछे वाले हिस्सों में मिल रहा था, परंतु सीधे 15 फीट के बाद साइड की 10 फीट ऊंची दीवार थी, जिसके पास दूसरा बंगला था। इधर कोई भी नज़र ना आया। मैं दीवार फलांग कर दूसरे बंगले में चला जाऊं तो तुम आगे आना, देवराज चौहान बोला। ठीक। अगले ही पल देवराज चौहान दौड़ा और 15 फीट का रास्ता पार करते हुए छोटी सी छलांग लगाकर दीवार की मुडेर पकड़ी और अगले ही पल दीवार के ऊपर था और फिर दीवार के पार निगाहों से ओझल हो गया। तभी जगमोहन दौड़ा और वो भी इसी तरह दीवार फलांग कर दूसरे बंगले में पहुंच गया था। इधर दूसरे बंगले का साइड का रास्ता था। रात का वक्त था, कोई भी नहीं था इधर। तभी उनके कानों में फायर की तेज़ आवाज़ गूंजी। अंधेरे में दोनों की नज़रें मिली। निकलो, देवराज चौहान दांत भींचकर बोला। अपने बंगले पर मैं झगड़ा नहीं चाहता। देवराज चौहान और जगमोहन दबे पांव उस बंगले के पिछवाड़े की तरफ बढ़े और चार दीवारी के पास पहुंचकर ठिठके। दूसरे ही पल दोनों दीवार की मुडेर पर चढ़े और गली में झांका। गली अंधेरे में डूबी हुई थी। चंद पलों पश्चात ही वे अंधेरे में देखने के काबिल हुए
तो गली में अपने बंगले की दीवार के पास कुछ हलचल दिखी। अंधेरे में उन्होंने 3 आदमियों को अलग अलग जगह पर दुबके देखा। वे पोजीशन लेने वाले अंदाज में बैठे थे। यकीनन उनके पास रिवॉल्वरें थीं। तभी देवराज चौहान की निगाह दीवार के पास पड़ी। वहाँ भी कोई दुबका बैठा था। देवराज चौहान के दांत भिज गए। उसने जगमोहन की बाह दबाकर उसे वहीं ठहरने का इशारा किया और खुद दीवार पर चढ़कर दबे पांव गली में उतरा। हाथ में अभी भी रिवॉल्वर थी। निशब्द देवराज चौहान उस व्यक्ति के पीछे पहुंचा जो दुबका पड़ा था। तब देवराज चौहान ने 2 काम एक साथ किए। रिवॉल्वर की नाल की तीव्र चोट उसकी कनपटी पर की और फुर्ती से हथेली उसके होंठों पर टिका दी कि वो चीख न सके। इस काम में कोई आवाज़ न उभरी थी। दूसरी चोट की ज़रूरत न पड़ी। वो बेहोश हो चुका था। देवराज चौहान ने सावधानी से गली में देखा। जिनके आदमी अंधेरे का फ़ायदा बखूबी उठा रहे थे इस वक्त, उसी अंधेरे का फ़ायदा देवराज चौहान ने उठाया और उस बेहोश व्यक्ति को कंधे पर डाला। जगमोहन को आने का इशारा करते हुए गली में दबे पांव दूसरी तरफ बढ़ गया। जगमोहन भी दीवार पर से गली में आया और देवराज चौहान वाली दिशा की तरफ बढ़ गया। सबसे अच्छी बात यह रही कि अंधेरा होने की वजह से कोई उन्हें देख ना पाया। ये गली के मोड़ पर पहुंचे। सामने सड़क थी। रात का वक्त होने की वजह से सड़क सुनसान पड़ी थी। वे वहां से मुड़ते हुए फुटपाथ पर आगे बढ़ गए। देवराज चौहान के कंधे पर वो बेहोश आदमी पड़ा था। इससे हमें जिनके बारे में पता चल जाएगा कि वो कौन है, उसकी हकीकत क्या है। जगमोहन क्या उठा। देवराज चौहान कुछ ना बोला। अंधेरे में उनके कदमों की मध्यम सी आवाज़ गूंज रही थी। इस वक्त जाना कहाँ है? जगमोहन ने पूछा। सोनलाल के फ्लैट पर। वो तो शहर में नहीं है। जगमोहन के होठों से निकला। हाँ, लेकिन हमें मालूम है कि वो चाबी कहाँ रखता है। उन दोनों का क्या होगा? जगमोहन बोला। क्या वो बचकर निकल सकेंगे? आसान नहीं है वहाँ से निकलना। उधर घेरा है जिनके आदमियों का। वो पूरी तरह खतरे में घिरे हुए हैं, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन गहरी सांस लेकर रह गया। कुछ ही देर बाद टैक्सी मिली उन्हें। ये टैक्सी ड्राइवर ने देवराज चौहान के बेहोश कंधे पर पड़े व्यक्ति को देखकर कहना चाहा, इसकी चिंता मत कर। जगमोहन टैक्सी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला। ज़्यादा पी गया, इसे घर पहुंचाने जा रहे हैं। देवराज चौहान उस बेहोश व्यक्ति के साथ पीछे वाली सीट पर बैठा। जगमोहन आगे ड्राइवर की बगल में। टैक्सी आगे बढ़ी। इसने पी रखी है? ड्राइवर ने शक भरे सर में पूछा। हाँ। शराब की स्मेल तो नहीं आ रही कि? यह ज़रूरी तो नहीं कि जो पिए उसके मुंह से स्मेल भी आए। जगमोहन ने मुंह बनाया। सामने देख, ठीक से टैक्सी चला। मैं लस्सी पीता हूँ, मेरे मुंह से तो लस्सी की स्मेल नहीं आती। ड्राइवर समझ गया कि गड़बड़ है और चुप रहने में ही भलाई है। अगला दृश्य। अंधेरे में वो गली जाने किस दिशा से आई और गोली किस दिशा से आई, सूरज की बाह में जा लगी थी। सूरज के शरीर को तीव्र झटका लगा। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। होंठों से दबी दबी चीख निकली। नीचे बैठता चला गया। जप्पी भी उसके साथ नीचे दुबक गया। गोली लगी है बाह में। सूरज भेजे सर में क्या उठा। हम उनकी निगाहों में। जप्पी के होंठों से घुर्राहट निकली। वो पहले से ही इस तरफ पोजीशन लिए हुए थे, इसलिए वे हम आसानी से देख सकते हैं। शायद हम फंस गए। सूरज पीड़ा को सहने की कोशिश में क्या उठा। दिल छोटा मत करो। जप्पी के होंठों से पुनः घुर्राहट निकली और जेब से मोबाइल फ़ोन निकालकर नंबर मिलाए। फ़ौरन ही दूसरी तरफ से आती रामदास की आवाज़ कानों में पड़ी। कहिए सर, तुम क्या कर रहे हो? अभी तक बंगले के पीछे नहीं पहुँचे? जप्पी की आवाज़ में गुस्सा था। पहुँच गए सर। क्या पोजीशन है? सर, 6 लोग तो हमें नज़र आ रहे हैं। मेरे ख्याल में 3-4 और भी हैं जो हमें नज़र नहीं। मेरी बात सुनो, हम खतरे में हैं। सूरज को गोली लग चुकी है। हमें यहाँ से बाहर निकलना है। हम क्या करें सर? इन लोगों का ध्यान बटाना है। जब इन्हें पता चलेगा कि पीछे से इन पर हमला किया गया है तो ये बौखला जाएंगे। इनका घेरा टूट जाएगा। जप्पी ने खतरनाक स्वर में कहा। किसी बात की परवाह मत करो। कृष्ण को भी समझा दो। हमें यहाँ से हर हाल में बचकर निकलना है। अगर जिन के हाथ लग गए तो मैं समझ गया सर। जिन के जो आदमी नज़र आ रहे हैं उन पर गोलियां चलाओ। सबका ध्यान अपनी तरफ कर लो। इस तरह की इन्हें जान बचाना भारी लगने लगे। तुम दोनों पहली कोशिश यही करना कि किसी की जान न जाए। गोलियां हाथ, पाँव, टांगों और कंधों पर ही लगें। हमारा मकसद यहाँ से सुरक्षित निकल जाना है। जल्दी करो, कहकर जप्पी ने फ़ोन बंद करके जेब में डाला। माहौल में खतरनाक वक्त का समावेश हो चुका था। अब कैसे हो सूरज? जप्पी ने पूछा। ठीक हूँ, तकलीफ़ है। हमें यहाँ से निकलना है। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। यहाँ से निकलने के लिए तो हिम्मत सलामत है। उधर 2 कदम उधर। रिवॉल्वर गिरी है मेरी। इस तरफ? हाँ। जप्पी अंधेरे में सावधानी से उधर सरका और ज़मीन पर हाथ मारने लगा। रिवॉल्वर मिल गई। वापस पलट कर रिवॉल्वर उसने सूरज को थमाई। देवराज चौहान और जगमोहन की तरह? सूरज ने पूछा। मालूम नहीं, जब से वे अलग हुए उनकी तरफ से कैसी भी कोई आवाज़ नहीं आई। जप्पी बोला। क्या वे निकल गए होंगे? कह नहीं सकता। जिनके आदमियों के घेरे से निकलना आसान नहीं। वो तभी पीछे वाली गली में फायर की आवाज़ गूंजी। साथ में चीख भी। दूसरा फायर हुआ, तीसरा, और ऐसा लगा जैसे पागलों की तरह कोई गोलियां चला रहा हो। एक के बाद एक फायर होने लगे।
रह रहकर चीख की आवाज़ या किसी के ऊंचा बोलने चीखने का स्वर सुनाई देने लगता। भगदड़ सी मच उठी थी जैसे गली में। चल। जप्पी की खतरनाक निगाह अंधेरे में फिर रही थी। रामदास और कृष्ण ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वे खुद को बचाने और जवाबी फायर में व्यस्त हो गए होंगे। दोनों पीछे की दीवार की तरफ दौड़े। जप्पी ने फ़ोन निकालकर रामदास से बात की। हम दीवार के पास पहुंच गए और बाहर आ रहे हैं, आ जाइए। जप्पी ने फ़ोन जेब में डाला। वे दीवार के पास पहुंच गए। सूरज की बाह में गोली फंसी पड़ी थी, जो कि फांसी के फंदे जैसी तकलीफ दे रही थी। कपकपा देने वाली पीड़ा की लहरें बराबर उठ रही थी। वो ज़्यादा तकलीफ होने के कारण चीखना चाहता था, परंतु खुद को काबू में किए रखा हुआ था। इन चंद मिनटों में ज़िंदगी और मौत का फैसला हो जाना था। सूरज, मैं तेरे को ऊपर चढ़ाता हूँ दीवार पर। दीवार से उस पर कूद जाना और हिलना मत। बेहद खतरनाक स्वर उनके कानों में पड़ा। दोनों टिटके। अंधेरे में दीवार के पास कोई दुबका हुआ था। वे उसे न देख सके थे। तुम दोनों रिवॉल्वर फेंक दो। मैं ज़्यादा खतरा मोल नहीं लूँगा। तुम दोनों से बात करके रिवॉल्वर फेंको, बाहें ऊपर कर लो। मेरा निशाना तो तुम लोग देख ही चुके हो। तो तुमने हमें गोली मारी थी? जप्पी के होंठों से निकला। हाँ, मैंने ही गोली मारी थी। रिवॉल्वर फेंको। बाहर क्या तुम्हारे साथी हैं? वो बोला। ठीक समझे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। वो मुझे डराने की कोशिश मत करो। रिवॉल्वर फेंको। और तभी जप्पी के रिवॉल्वर वाली बाह हरकत में आई और ट्रिगर पर टिकी तर्जनी उंगली हिली। फायर का तेज़ धमाका हुआ और चीख गूंजी। जप्पी ने अगले ही पल 2 फायर एक साथ किए। वो व्यक्ति शांत पड़ गया था। उसकी तरफ से कोई हलचल न दिखी। अंधेरे में जैसे दीवार के पास वो गठरी सी बड़ी नजर आने लगी थी। जप्पी ने रिवॉल्वर जेब में रखी और सूरज से बोला, दीवार पर चढ़ने को तैयार हो जाओ। अगले ही मिनट सूरज जानलेवा पीड़ा को सहता दीवार पर चढ़ा और दूसरी तरफ कूद गया। जप्पी भी दीवार पर चढ़ा और दूसरी तरफ कूद गया। अंधेरे में गोलियों की चमक उठ रही थी। आवाज़ें गूंज रही थी। बाह में उठती पीड़ा की वजह से सूरज को चक्कर सा आ रहा था। आंखों के सामने रह रहकर अंधेरा छा जाता। रिवॉल्वर थामे रहने की भी हिम्मत ना बची थी उसमें। सर, बाह में गोली फंसी हुई है, उसकी वजह से बेपनाह दर्द। मैं समझता हूँ, तुम यहीं दीवार के पास लेट जाओ। सूरज वहीं नीचे अंधेरे में दीवार के पास बेजान सा लेट गया। जप्पी ने मोबाइल निकाल कर रामदास से बात की। किधर हो? गली के बाईं तरफ। गली में हमने काबू पा लिया है। जिनके आदमी शायद डर के दुबक गए हैं। 5 या 6 की टांगों शरीरों पर गोलियां लगी हैं, लेकिन अभी हम भारी खतरे में हैं। जो लोग बंगले के सामने की तरफ हैं वो इधर आ सकते हैं। अब तक उन्हें पता चल गया होगा कि इस तरफ गोलियां चल रही हैं। तुम फ़ौरन मेरे पास आओ। सूरज घायल है। मैं बंगले की दीवार के पास गली में हूँ। पहुँचा सर, मैं आपसे ज़्यादा दूर नहीं हूँ। जप्पी ने मोबाइल जेब में रखा और सूरज के पास ही बैठ गया। तभी उसने गली में चंद कदमों के फासले पर नीचे कुछ हलचल देखी। वहाँ कोई घायल पड़ा था, या अंधेरे का फ़ायदा उठाकर खुद को बचाता लेटा हुआ था। वो हिल रहा था। उसके पास रिवॉल्वर भी हो सकती थी। गहरे अंधेरे की वजह से कुछ भी स्पष्ट नज़र न आ रहा था। ठीक उसी पल उस हरकत करते व्यक्ति ने जप्पी पर फायर किया। गोली चलने का तेज़ धमाका हुआ और गोली जप्पी के सिर के पास दीवार में लगी। प्लास्टर के छोटे छोटे टुकड़े उधड़कर उसके सिर और चेहरे पर लगे। जप्पी की निगाह तो पहले से ही वहीं पर थी। होंठ पीछे उसने रिवॉल्वर सीधी की और एक साथ 2 फायर किए। कानों को फाड़ देने वाले धमाके हुए। पहली गोली में तो चीख सुनाई दी, दूसरी में सब कुछ शांत रहा। तभी रामदास पास आ पहुंचा। सर, इधर सूरज है। जप्पी गली में नजरें दौड़ाते कठोर स्वर में बोला, इसे उठाओ और निकल जाओ। यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं, जल्दी करो, मैं तुम्हें कवर कर रहा हूँ। रामदास ने हाथ में दबी रिवॉल्वर दांतों में दबाई और नीचे पड़े सूरज को सहारे देकर उठाया। सूरज के होठों से पीड़ा भरी कराहें निकल रही थीं। वो बेहोशी की हालत में पहुंचता जा रहा था। रामदास ने उसे कंधे पर लादा। इतने में ही सूरज की कई चीखें चीखें निकल गईं। हौसला रख, रामदास बोला। गोली बाह में हड्डी के बीच गलत जगह फंसी है। सूरज तड़प भरे सर में क्या उठा। सर, मैं चलूं? हाँ, मैं तुम्हें कवर कर रहा हूँ, हरी अप। रामदास सूरज को कंधे पर लादे पासी की गली के मोड़ की तरफ दौड़ा। जप्पी रिवॉल्वर थामे उसके पीछे रहा। उसकी सतर्कता भरी निगाह हर तरफ जा रही थी। तभी गली में से दूर से उन पर फायर हुआ। शायद किसी ने उनकी हरकतों पर निगाह रखी हुई थी। जवाब में गली के मोड़ पर मौजूद किश ने उस पर फायर किया। रामदास सूरज को कंधे पर लादे गली के मोड़ से बाहर निकला और अंधेरे में एक तरफ भागता चला गया। दांतों में फंसी रिवॉल्वर हाथों में ले ली थी। कुछ आगे उनकी कार खड़ी थी। जप्पी गली के मोड़ पर दीवार की ओर में पहुंच गया था। सर, कृष्ण की मध्यम सी आवाज़ों से सुनाई दी। गोली मत चलाना, मैं आ रहा हूँ। चंद पलों में कृष्ण पास पहुंचा तो दांत भींचे जप्पी कह उठा, अब हमें यहाँ से निकलना है। रामदास सूरज को लेकर उधर गया। वहाँ कार खड़ी है, तुम भी जाओ। और आप? मैं भी निकल रहा हूँ। सूरज को लेकर ऑफिस पहुँचो, मैं डॉक्टर को लेकर वहीं आ रहा हूँ। ओके सर। कहने के साथ ही कृष्ण फुर्ती से उधर भागता चला गया जिधर रामदास सूरज को लेकर गया था। माहौल शांत शांत सा था, परंतु जब भी जानता था कि मौत सिर पर मंडरा रही है।
तभी उसके कानों में मध्यम सी आवाज़ें पड़ी कदमों की। उसने सिर घुमाकर दूसरी तरफ देखा तो कुछ आदमियों को सायों के रूप में इधर ही आते देखा, यानी कि बंगले के सामने वाले हिस्से में मौजूद जिन के आदमियों ने इधर आना शुरू कर दिया था। जप्पी का यहाँ रुके रहना खतरनाक था। कहीं उन्होंने ये तो नहीं देख लिया कि रामदास कृष्ण उस तरफ गए। आने वालों को भटकाना ज़रूरी था। जप्पी ने उनकी तरफ रिवॉल्वर करके 2 फायर किए और सामने सड़क पार नजर आ रही दूसरे बंगलों की बैक लेन की तरफ भागता चला गया। जानबूझकर उसने छिपने की चेष्टा न की। वो रहा, भाग रहा है। जप्पी के कानों में स्पष्ट आवाज़ें पड़ी। पकड़ो, भागने ना पाए। दौड़ने की आवाज़ें अब स्पष्ट जप्पी के कानों में पड़ी। जप्पी गोली की तरह दौड़ता हुआ गली में प्रवेश कर गया। अब रामदास कृष्ण सूरज को खतरा नहीं था, वो उसके पीछे लग चुके थे। जप्पी जानता था कि वो खतरे में फंस गया है। पीछे लगे लोगों ने उसे नहीं छोड़ना था और वो उनके हाथ नहीं आना चाहता था। मौत का खेल फैसले की तरफ सरकना शुरू हो गया था। जप्पी अंधाधुंध भागता जा रहा था। पीछे आती आहटों से स्पष्ट था कि वो कुछ फासले पर अवश्य है, लेकिन पीछे हैं। उसके कदमों की आवाज़ें रात के अंधेरे में किसी हथौड़े की तरह गूंज रही थीं। जप्पी को गलियों में दौड़ते दौड़ते 5-7 मिनट बीत चुके थे। शरीर पसीने से भीग रहा था, सांस चढ़ रही थी, लेकिन किसी मशीन की भांति उसका दौड़ना जारी था। और फिर वो बंगलों से बाहर सड़क पर निकला। सामने ही रात्रि सेवा की बस जा रही थी। चलती सड़क थी, परंतु इस वक्त वाहन ना के बराबर ही सड़क पर थे। जप्पी सड़क के किनारे किनारे फुटपाथ पर भागने लगा। फुटपाथ पर कहीं कहीं रिक्शे खड़े थे, कहीं कहीं पर 2-2, 4-4 के ग्रुप में लोग सोए भी हुए थे। जप्पी ने दौड़ते दौड़ते अपनी कमीज उतारी और गोला बनाकर फुटपाथ के पार अंधेरे में फेंक दी। इसी प्रकार बनियान उतार के फेंकी। वे लोग पीछे थे। दौड़ने और चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। आगे मोड़ था। जप्पी दौड़ते दौड़ते मुड़ा। पीछे वालों की नज़रों से ओझल होते ही ठिठका। जूते उतारे, जुराबे भी, और उन्हें फुटपाथ के पीछे फेंका और फुर्ती से वहाँ सोए व्यक्ति के बगल में जा लेटा, जैसे कि गहरी नींद में हो। उसके शरीर पर सिर्फ पैंट थी। गहरा अंधेरा था। देखना पहचान पाना कठिन था। चंद ही पल बीते होंगे कि उसके पीछे दौड़ने वाले लोग मोड़ मुड़कर वहाँ पहुँचे। ठिठके, कहाँ गया? जप्पी के कानों में आवाज़ पड़ी। इधर ही मुड़ा है, मैंने स्पष्ट देखा है। बचकर न निकले, आओ। वे पुनः दौड़ते चले गए। जप्पी जरा सी एक आंख खोले बेहरकत सा पड़ा उन्हें देख रहा था। वे 5 थे। दौड़ते दौड़ते वे नज़रों से ओझल हो गए थे। उनके कदमों की आवाज़ें आनी भी बंद हो गई थी। अभी उठना ठीक नहीं था। उसे आगे ना पाकर वो किसी भी पल वापस पलट सकते थे। जप्पी उसी तरह शांत सा पीठ के बल लेटा रहा। तभी पास सोया व्यक्ति हिला, करवट ली। उसका एक हाथ जप्पी के पेट पर अटका। आ गया तू? वो महिला थी। शराब का भपका जप्पी की सांसों से टकराया। आज बहुत देर लगा दी। बंद होंठ रखे जप्पी ने आवाज़ निकाली। तेरे हिस्से की शराब रखी थी, वो मैंने पी ली। तू आया नहीं। नशे में वो महिला कह रही थी। उसका हाथ जप्पी की पैंट पर पहुंच गया था। चिंता न कर, कल साहब के यहाँ से पूरी बोतल उठा लाऊंगी, पेट भर के पीना। ये उतार। क्या? जप्पी हड़बड़ाया। पैंट। चुपचाप पड़ी रह। जप्पी आवाज़ को भारी बना करके उठा। मैंने एक आदमी का नोटों से भरा पर्स मारा है, वे मुझे ढूंढ रहे हैं। हमें बात करते देख लिया तो वे समझ जाएंगे कि मैं यहाँ लेटा हूँ। उस शराबी महिला ने तुरंत उस पर से हाथ हटा लिया। तू तो बड़ा शातिर निकला, शराबी महिला बोली। कितने नोट है पर्स में? गिने नहीं, 1000 के नोट है, पर्स भरा पड़ा है। हाय माँ, ले ली मेरी जान। 1000 वाले नोटों से पर्स भरा है। कल से मैं काम पर नहीं जाऊंगी। शराब के नशे में वो बड़बड़ा उठी। मैं काम पर गई तो पीछे से तू नोट दूसरी पर खर्च कर देगा। कल तू मेरे को एक साड़ी ले देना और मामे के ढाबे पर खाना खिलाइयो, 2 सब्जियां लेकर। तभी कदमों की आहट कानों में पड़ी। चुप कर, वो मुझे ढूंढते आ रहे हैं। शराबी महिला फौरन चुप हो गई। जप्पी भी टांगे मोड़े पड़ा रहा। वो पांचों ही वापस आए थे। जरा सी आंखें खोले जप्पी उन्हें देख रहा था। शायद उन्हें पता चल गया था कि जिसके पीछे वे भाग रहे थे वह अंधेरे का फ़ायदा उठाकर गायब हो गया। अब वो वापस पहुंचना चाहते थे कि वहाँ के हालात देख सकें। उधर क्या हो रहा है? वे पास से भागते हुए वापसी के लिए मोड़ मुड़ गए। पास लेटी शराबी महिला के खर्राटे शुरू हो गए थे। कदमों की आहटें दूर हुई तो जप्पी फुर्ती से उठा और तेजी से आगे बढ़ते हुए अंधेरे में गुम होता चला गया। मौत के खतरे से वह और उसके साथी बच निकले थे। मदान क्रोध से पागल सा हो रहा था। सामने स्क्रीन पर देवराज चौहान के बंगले के भीतर का एक ही हिस्सा नजर आ रहा था। पहले की तरह वो बंगले का हर हिस्सा नहीं देख पा रहा था। बंगले के भीतर लगे कैमरे और माइक्रोफोन अधिकतर नष्ट कर दिए गए थे। ये सब उसी व्यक्ति की वजह से हुआ था जो देवराज चौहान के सामने इस बात का भेद खोल रहा था कि जिन किस तरह से उस पर नज़र रख रहा है और नज़र रखने के लिए जिन ने क्या क्या इंतज़ाम कर रखे हैं। उसका सारा प्लान उस व्यक्ति यानी जप्पी ने फेल कर दिया था। मदान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये व्यक्ति है कौन, जो भीतर की सब खबरें जानता है। किसने इसे इन सब बातों के बारे में बताया? आखिर कोई तो है जो। तभी दरवाज़ा खुला और डॉक्टर ने भीतर प्रवेश किया। मदान ने उसे देखा और निगाहें पुनः स्क्रीन पर टिका दी।
गोलियां चलने की मध्यम सी आवाज़ें कभी कभार स्क्रीन के पास मौजूद स्पीकर से सुनाई दे जाती थी, यानी कि वहाँ कहीं दूर गोलियां चल रही थी और बंगले में लगा रखे माइक्रोफोन फायरों की उन आवाज़ों को पकड़ रहे थे। डॉक्टर पास आकर रुका, नज़रें स्क्रीन पर गई। उसके चेहरे पर व्याकुलता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। क्या हो रहा है? डॉक्टर ने बेहद धीमे स्वर में पूछा। बहुत बुरा हो रहा है डॉक्टर, ऐसा पहले कभी भी हमारे साथ नहीं हुआ। मदान दांत किटकिटाकर कह उठा। देवराज चौहान को घेरने की हमने जो योजना बनाई थी, वो योजना जाने किसने लीक कर दी। कोई बाहरी व्यक्ति जान गया है कि वो देवराज चौहान को सब बता चुका है। हमारे माइक्रोफोन, कैमरे, चिप, एक एक चीज़ को देवराज चौहान पकड़ चुका है। सच बात तो यह है कि हमने देवराज चौहान के खिलाफ जो जाल फैलाया था वो बर्बाद हो चुका है। डॉक्टर ने परेशानी से अपने होंठ भींच लिए। इस वक्त देवराज चौहान के बंगले पर वही व्यक्ति था जो उसे सब कुछ बताकर हमारा भेद खोल रहा था। तभी हमारे आदमियों ने देवराज चौहान का बंगला घेर लिया। अब मामले को लंबा न करके हमने यही तय किया कि उन सबको पकड़ लिया जाए। पकड़ लिया? पता नहीं, हमारे आदमी यही कोशिश कर रहे हैं, परंतु गोलियां चल रही हैं वहाँ। डॉक्टर ने स्क्रीन से नजर हटाकर मदान को देखा। कोई है जिसने हमारी बातें बाहर पहुंचाई हैं। मदान दांत पीस कर क्या उठा। डॉक्टर मदान को देखता रहा। वहाँ गोलियां चल रही हैं। अगर देवराज चौहान मारा गया तो हमें नुकसान होगा। ऐसे में स्टार वर्ल्ड में कुबेर सिंह द्वारा रखे फॉर्मूले को बाहर कौन लाएगा? हमें उस फॉर्मूले की सख्त ज़रूरत है। डॉक्टर ने जेब से पैकेट निकालकर सिगरेट सुलगाई। वो अब ज़रूरत से ज़्यादा परेशान था। देवराज चौहान से काम कराने के मामले में हमें ज़रूरत से ज़्यादा देर हो चुकी है। अगर कुबेर सिंह ने वहाँ रखा फॉर्मूले का पैकेट निकाल लिया तो हमें हार के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और ऐसी हार जिन पहली बार ही देखेगा। बहुत गलत हो रहा है। डॉक्टर हड़बड़ा उठा। बहुत ही गलत। जो देवराज चौहान को हमारा भेद बताता रहा है वो प्राइवेट जासूस बीएम जप्पी है। डॉक्टर धीमे स्वर में बोला। मदान ने आंखें सिकुड़कर डॉक्टर को देखा। डॉक्टर शांत निगाहों से मदान को देख रहा था। मदान की आंखों में परेशानी का तूफान उछाले मार रहा था। कौन है वो? मदान एक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। जप्पी, प्राइवेट जासूस, जिसे कुछ साल पहले हमने पकड़ा था। और हाँ, वही डॉक्टर के होटल। मदान डॉक्टर को देखता रहा, फिर सामने दीवार पर लगा लाल रंग का छोटा सा बटन दबा दिया। डॉक्टर ने मदान को वो बटन दबाते देखा तो होठ पीड़ा बड़ी मुस्कान के साथ फैल गए। तुमने उसे कैसे पहचाना? मदान ने बेहद शांत स्वर में पूछा। क्योंकि मैंने ही उसे ये सब बताया। डॉक्टर की आवाज़ बेहद धीमी थी। क्यों? मेरी बेटी की कोई कमज़ोरी उसके पास है, इस वजह से उसने मुझ पर दबाव बना लिया था। मुझे अभी भी विश्वास नहीं आ रहा कि तुम घर के बेदी हो। वो मैं ही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरी वजह से जिनको हार मिले, इसलिए मैंने बता। तभी दरवाज़ा खुला और तूफान की भांति 4 गनमैनों ने भीतर प्रवेश किया, और अगले ही पल वे मदान और डॉक्टर को घेर कर खड़े हो गए। फिर नारंग ने भीतर प्रवेश किया। उलझन भरे ढंग से उसने रिवॉल्वर थाम रखा था। खतरे वाला बटन किसने दबाया? नारंग ने सतर्क स्वर में पूछा। मदान की कठोर निगाह डॉक्टर पर जा टिकी। मैंने। मदान की होंठ हिले। नारंग की निगाह भी डॉक्टर पर जा टिकी। यही है घर का भेदी। मदान ने बेहद कठोर चुपते स्वर में कहा। इसने ही हमारी योजना बाहर निकाली है। डॉक्टर ने सिर झुका लिया। इसने ऐसा क्यों किया? नारंग की आंखें सिकुड़ी। बताएगा। तसल्ली से हर बात पूछना। नारंग ने उन चारों गनमैनों को देखकर उखड़े स्वर में कहा। डॉक्टर साहब को ले जाओ, केबिन में से बंद करो, तलाशी ले लेना। 4 गनमैनों ने डॉक्टर को घेरा और बाहर ले गए। नारंग ने रिवॉल्वर जेब में डाली और मदान को देखते हुए गंभीर स्वर में क्या उठा। डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया? ऐसा तो नहीं था ये। इसकी बेटी की कमज़ोरी थी उसके पास। ओह, कौन है वो? बीएम जप्पी, प्राइवेट जासूस। जप्पी वो? नारंग का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। मदान ने सिगरेट सुलगाई। ये जप्पी तो कुछ साल पहले हमारे हाथ लगा था। कठिनता से हमने उसे छोड़ा था कि गलती की छोड़कर। मदान दरिंदगी भरे स्वर में क्या उठा। पता करो कि देवराज चौहान के बंगले पर क्या हुआ। कौन कौन हाथ लगा। गोलियां चल रही हैं वहाँ, शायद दोनों तरफ से कुछ लोग मर भी गए हों। मैं भी मालूम करता हूँ। कहने के साथ ही नारंग बाहर निकल गया। मदान कष्ट लेते हुए कुर्सी पर बैठा और रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। हेलो। दूसरी तरफ से रिसीवर उठाया। कपूर? मदान के होटल। कपूर जिन संगठन का उसी के बराबर का ओहदेदार था। कहो मदान। डॉक्टर ही है वो जिसने हमारी योजना को बाहर निकाला। कैसे पता चला? कपूर चौंक कर बोला। डॉक्टर ने ही बताया। शायद ये धोखेबाजी उसकी आत्मा पर भारी पड़ रही होगी। वो उसकी बेटी की कमज़ोरी जानता था। वो प्राइवेट जासूस बीएम जप्पी है। मदान ने बेहद शांत स्वर में कहा। वो साला हरामी। इंतज़ाम किया उसका? देवराज चौहान क्या पकड़ा गया था? नारंग पता करने गया है, आते ही तभी दरवाज़ा खोला और नारंग ने भीतर प्रवेश किया। बुरी खबर है सर, नारंग बोला। वहाँ ना तो देवराज चौहान हाथ लगा ना कोई दूसरा। तो? मदान की ओर भिज गए। सब निकल गए? हमारे आदमी देखते रहे सब? मदान। कपूर की आवाज़ कानों में पड़ी।
मैं अभी जप्पी की तलाश में हर तरफ आदमी दौड़ा रहा हूँ। वो हरामी बचेगा नहीं। उसकी जान नहीं लेनी है। उसे और उसके असिस्टेंट को पकड़ो। फ़ौरन मेरे पास पहुँचा दो, कहकर मदान ने रिसीवर रखा। बहुत बुरा हुआ सर। डॉक्टर से मुझे ऐसी आशा न थी। वो हमारा पुराना साथी है। ये मत भूलो कि डॉक्टर ने मेरे पास आकर अपनी गलती स्वयं स्वीकार की है, मदान ने गंभीर स्वर में कहा। ऐसा करके उसने अच्छा किया। ये बात किसी दूसरे से पता चलती तो हमें तकलीफ ज़्यादा होती। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने सोहनलाल के फ्लैट से कुछ पहली टैक्सी रुकवा ली थी। किराया चुकता कर जगमोहन ने उस बेहोश आदमी को कंधे पर डाला और सोहनलाल के फ्लैट पर पहुंचे। सोहनलाल जहां पर छिपाकर चाबी रखता था, देवराज चौहान ने वहां से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर भीतर प्रवेश कर गए। देवराज चौहान ने दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया था। जगमोहन ने बेहोश व्यक्ति को बेड पर डाला और उसकी तलाशी लेने लगा। उसके कपड़ों में पर्स, रुमाल, मोबाइल, गाड़ी की चाबियां वगैरह निकली। जगमोहन ने पर्स चेक किया। पर्स में ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद था, जिस पर उसकी तस्वीर के साथ गोपाल सिंह नाम लिखा हुआ था। उसका पता भी लिखा था। पर्स में मौजूद कागजों में उसके बारे में कोई खास जानकारी न मिली। जगमोहन ने लाइसेंस देवराज चौहान को दिया। उसे देखने के बाद वो बोला, जैसे होश में लाओ। चेहरे पर गंभीरता थी। ये बता देगा जिनके बारे में? बताना पड़ेगा। देवराज चौहान की आवाज़ में कठोरता आ गई थी। हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो चुका है कि जिन कौन है। जिस तरह उसने हमें घेर रखा था, हमारी निगरानी कर रहा था, उससे स्पष्ट हो चुका है कि वो खतरनाक इंसान है। जिस तरह उसने अपने आदमी भेजे बंगले पर, उससे ये भी स्पष्ट हो गया कि वो कहता नहीं है, करने का हौसला भी रखता है। हम पर इस तरह कोई मामूली आदमी हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर सकता। जगमोहन बाथरूम में पानी का मग भर कर ले आया और बेहोश व्यक्ति पर चींटे डालता क्या उठा। क्या ख्याल है, ये दोनों बच गए होंगे जो बंगले पर से हमारे साथ निकले थे? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर जगमोहन को देखा और कह उठा, मैं नहीं कह सकता कि वो बच निकले होंगे या नहीं। वे भी कम नहीं है, लेकिन वहाँ पहुँचने वाले लोग भी कम नहीं होंगे। हम एकाएक जगमोहन के होठ बिछ गए। खामखा बेकार के झंझट में फंस गए। फंस नहीं गए, फंसा दिए गए उस नामालूम जिन द्वारा। तभी बेड पर पड़े व्यक्ति के होठों से कराह निकली। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाह उस पर जा टिकी। उसे होश आ रहा था। जगमोहन ने पानी का मग एक तरफ रख दिया। अगले ही पल उस व्यक्ति की आंखें खुली। वो हड़बड़ा कर उठा। चेहरे पर पड़े पानी को उसने बांह से पोंछा। जब उसकी निगाह देवराज चौहान और जगमोहन पर पड़ी तो भय से आंखें फैल गईं। तुम देवराज चौहान? उसके होंठों से हैरत भरा परेशान स्वर निकला। होश आ गया गोपाल से? जगमोहन होठ भींचकर शब्दों को चबाकर कह उठा। तुम्हें मेरा नाम कैसे? कहते कहते वो रुका। उसकी निगाह सामने बिखरे अपने सामान पर जा टिकी थी। वो समझ गया कि इन्हें उसका नाम कैसे पता चला। उसी पल जगमोहन ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। गोपाल सिंह का चेहरा भय से सफ़ेद पड़ गया। तेरे से बात करेगा देवराज चौहान? जगमोहन एक दरिंदगी भरे स्वर में क्या उठा। जब ठीक समझूंगा तेरे को गोली मैं मारूंगा। यह काम मैंने बहुत बार किया है। 2 बार तो गलती से ट्रिगर पर रखी उंगली दब गई थी और जिसे नहीं मारना चाहता था वो मर गया। मैं कोशिश करूंगा कि इस बार गलती से ट्रिगर पर उंगली ना दबे। गोपाल सिंह ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। आंखों में डर और परेशानी थी। देवराज चौहान ने कश लिया और गोपाल सिंह को देखकर कठोर स्वर में पूछा, जिनके लिए कब से काम कर रहे हो? गोपाल सिंह ने सख्ती से होंठ भींच लिए। उसी पल देवराज चौहान का हाथ चला और जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर पड़ा। वो हल्की सी कराह के साथ बेड पर ही लुढ़क गया। देवराज चौहान ने कठोर अंदाज में उसकी टांग पकड़कर खींची, फिर बाहां पकड़कर झटके के साथ फर्श पर खड़ा कर लिया। गोपाल सिंह के चेहरे पर आतंक की छाया आ ठहरी थी। मुझ पर हाथ डालने से पहले तुम लोगों को यह सोचना चाहिए था कि ये वक्त भी आ सकता है। देवराज चौहान की आवाज़ में खतरनाक भाव थे। क्या तुम लोगों को यह नहीं बताया गया कि देवराज चौहान के हत्थे भी चढ़ सकते हो? गोपाल सिंह के होठों से कुछ न निकला। वो डर के बीच फंसा था। तुम लोगों ने सबसे पहले मेरा एक्सीडेंट कराया, मुझे बेहोश किया, एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले गए। वहाँ बेहोशी में ही मेरे कंधे में चिप और मेरी चीज़ों में माइक्रोफोन लगा दिए गए कि हर वक्त मुझे देख व सुन सको। ये तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि मैं दबाव में आकर तुम लोगों के लिए डकैती कर लूँगा? गोपाल सिंह घबराया सा देवराज चौहान को देखता रहा। तभी देवराज चौहान का घूंसा उसके पेट में जा लगा। गोपाल सिंह पेट थामे तीव्र कराह के साथ दोहरा हो गया। देवराज चौहान ने कश लिया और शब्दों को चबाते कठोर स्वर में क्या उठा, जिन जो भी है उसमें इतनी समझ नहीं कि देवराज चौहान को संभाल सके। मुझसे अगर स्टार वार्ड में डकैती करवानी थी तो उसके लिए सबसे आसान रास्ता था कि मेरे सामने आकर स्टार वार्ड में डकैती के लिए प्लानिंग रखता और बराबर का हिस्सेदार बन जाता। ऐसे में जो चीज़ वो स्टार वर्ल्ड से पाना चाहता था वो भी पा लेता। लेकिन जिनको अपनी दादागिरी पर भरोसा ज़्यादा रहा कि मुझ पर दबाव डालकर अपना काम करा लेगा। गोपाल सिंह पेट में उठने वाले दर्द पर काबू पाकर गहरी गहरी सांसें ले रहा था। मुझे ये पसंद नहीं कि कोई पीछे से आकर मेरी गर्दन पकड़ने की कोशिश करे। कहने के साथ ही देवराज चौहान का घूंसा उसके चेहरे पर पड़ा। गोपाल सिंह पीछे की तरफ लड़खड़ाया कि देवराज चौहान ने उसकी बाह पकड़ ली।
उसके होठों के कोने में खून छलक उठा था। घूसा लगने की वजह से भीतर से गाल फट गया था। कब से काम कर रहे हो तुम जिन के लिए? देवराज चौहान ने उसकी बाह छोड़कर खतरनाक स्वर में कहा। यहाँ से सलामत जाना चाहते हो तो मेरी बात का जवाब दे दो, नहीं तो ये रात तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी रात बनेगी। तुम सच में मुझे छोड़ दोगे? हाँ, ना छोड़ा तो? इस वक्त तुम ऐसी स्थिति में हो कि जो मैं कहूँ उस पर तुम्हें विश्वास करना ही होगा। गोपाल सिंह ने भय भरी नज़रों से देवराज चौहान को देखा, फिर सूखे ओठों पर जीभ फेर कर बोला, 10 सालों से जिन के लिए काम कर रहा हूँ। जिन कौन है? उसकी असलियत क्या है? देवराज चौहान ने मौत भरे ढंग से उसकी आंखों में देखा। गोपाल सिंह के होंठ कांपे, शब्द कोई ना निकला। ट्रिगर पर रखी मेरी उंगली कांप रही है, दबाव बढ़ गया तो गोली चल जाएगी। जगमोहन कठोर सर में क्या उठा। गोपाल सिंह ने जगमोहन को देखा, फिर देवराज चौहान पर नजरें टिका दी। मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता। गोपाल सिंह के होंठों से सूखा सा सुर निकला। क्यों? इस बारे में मुंह खोलना मना है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने बताया तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें मेरी बात का जवाब हर हाल में देना ही होगा। वो देवराज चौहान को देखता रहा। जवाब दो वरना। जिन, गोपाल सिंह अपने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए बोला। जिन, तुम किसी को बताओगे तो नहीं कि मैंने तुम्हें बताया? हम क्या पागल हैं जो ढोल पीटते फिरे? जगमोहन क्या उठा। गोपाल सिंह के चेहरे पर बेचैनी नाचने लगी थी। देवराज चौहान सख्त निगाहों से उसे देख रहा था। जवाब दे, बुत क्या बना है? जगमोहन ने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर हिलाई। जिन, जिन सरकारी संस्था है। सरकारी संस्था? देवराज चौहान अचकचा उठा। पागल है साला, जगमोहन के होठों से निकला। पल भर के लिए वहाँ खामोशी उभर आई थी। गोपाल सिंह का चेहरा भय से सफ़ेद हो गया था। जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। मैं सच कह रहा हूँ। जिन सरकारी संस्था है, मौत का डिपार्टमेंट है ये। देवराज चौहान और जगमोहन की नज़रें मिली। आगे बोल। देवराज चौहान के होंठे ने। क्या? जिनके बारे में बता, सब कुछ। गोपाल सिंह ने पुनः सूखे होठों पर जीभ फेरी, कुछ कह ना सका। कैसी संस्था है ये? देवराज चौहान ने पूछा। सरकारी हत्यारों की संस्था है ये। हज़ारों ऐसे अपराधी हैं जो कभी भी कानून की गिरफ्त में नहीं आते, जो देश को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, जिनकी कानून को बहुत सख्त ज़रूरत होती है। कोई अपने ऊंची पहुंच की वजह से तो कोई दौलत के दम पर कानून से बचा रहता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो संगीन जुर्म कर चुके हैं, परंतु कानून के पास उनको गुनाहगार साबित करने के लिए सबूत नहीं है। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनका जिंदा रहना कानून या जनता के लिए ठीक नहीं है। ऐसे नेताओं की भी कमी नहीं है जो अपनी जेब भरने के लिए देश के महत्वपूर्ण राज दुश्मनों को बेच देते हैं। ऐसी बहुत सी बातें जिनकी इस वक्त में गिनती नहीं कर सकता। हमारी जिन नाम की गुप्त सरकारी संस्था ऐसे लोगों को सजा देती है। ओह! देवराज चौहान के माथे पर बल नजर आने लगे। इस संगठन के बारे में देश के प्रधानमंत्री के अलावा गिने चुने लोग ही जानते हैं। हमारी संस्था का चीफ सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से बात कर सकता है। हमारी संस्था को अपने तौर पर ही काम करना होता है और रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देनी होती है। हमें कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट ऑर्डर नहीं दे सकता। हम सबके लिए गुप्त है, परंतु हम सबको जानते हैं। हम सिर्फ प्रधानमंत्री के संपर्क में रहते हैं। हमारी संस्था को जिन के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि हमारे द्वारा किए गए कई मामले पुलिस के पास दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक जिन कोई अपराधी संगठन है, क्योंकि वे हमारी असलियत नहीं जानते। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाहें पुनः मिली। हमारे पास किसी को भी खत्म करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री के अलावा कोई भी हमसे नहीं पूछ सकता कि कौन सा काम हमने क्यों किया। गोपाल सिंह धीमे स्वर में कह रहा था। हमारी जिन नामक संस्था में जेलों में सज़ा काट चुके अपराधी भी भर्ती है, क्योंकि हमें हर खतरनाक काम करना होता है और हमें हर तरह के अपराधियों की ज़रूरत आदमियों की ज़रूरत होती है। ये जुदा बात है कि वे खतरनाक लोग भी नहीं जानते कि वे किसके लिए काम कर रहे हैं। वे यही समझते हैं कि जिन कोई आपराधिक संगठन है जिसके लिए वे काम कर रहे हैं। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो सज़ा काटने के बाद हमारी संस्था से जुड़ जाने के पश्चात वे गैरकानूनी काम नहीं करते। दूसरे, वे हमारा कहा काम पूरा करते हैं। बदले में उन्हें भरपूर दौलत मिलती है। हमारी संस्था किसी को पैसा देने से पीछे नहीं हटती। जगमोहन गहरी सांस लेकर रह गया। देवराज चौहान खुद को ढेर सारी सोचों के बीच फंसा पा रहा था। मदान कौन है? देवराज चौहान ने पूछा। जिन संस्था का सबसे बड़ा अहदेदार। अहदेदार तो बहुत होंगे, देवराज चौहान ने पूछा। हाँ बहुत, मैं 2-3 को ही जानता हूँ। जहाँ तक हो सके ये बात गुप्ती रखी जाती है कि इस संस्था से कौन कौन जुड़ा हुआ है। जैसी ज़रूरत होती है वैसा ही अहदेदार सामने आ जाता है। कौन कहाँ रहता है हम नहीं जानते। जिन संस्था के अपने कोड वर्ड है, उन्हीं के दम पर एक दूसरे से बात करता है, मिलता है। देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट एस्ट्रे में डाल दी। वो कौन है जिसने तुम लोगों के बारे में मुझे बताकर तुम्हारी योजना फेल कर दी? उसके बारे में हम नहीं जानते, जानने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन वो तुम लोगों के बारे में जानता है। गोपाल सिंह ने सहमति से सिर हिलाया। वो तुम लोगों से डर नहीं रहा, जबकि जिन नाम की संस्था बेहद खतरनाक है, देवराज चौहान बोला। हाँ, वो हमारे संगठन से डर नहीं रहा।
इसका हमने एक ही मतलब निकाला कि हमारे संगठन के प्रति उसके मन में बहुत गुस्सा है। जाने क्या वजह है, उसी गुस्से के कारण वो हमारे खिलाफ काम कर रहा है। गोपाल सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन वो जिन की निगाहों से बच नहीं सकेगा। बहुत जल्द वो हमारे हाथों में होगा। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। तुम जानते हो उसे? एकाएक गोपाल सिंह ने पूछा। देवराज चौहान ने इनकार में सिर हिला दिया। जगमोहन ने रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे किया और रिवॉल्वर जेब में डाल ली। जिन स्टार वॉल से क्या निकलवाना चाहता है? देवराज चौहान बोला। किस चीज़ के लिए डकैती करवाना चाहता है? गोपाल सिंह हिचकिचाया। रोको मत, बताओ। देवराज चौहान का स्वर शांत था। गजाला को जानते हो? गोपाल सिंह ने पूछा। गजाला? देवराज चौहान के होठों से निकला। हाँ, हमारे देश की बहुत बड़ी अपराधी है, परंतु छोटे छोटे अपराध नहीं करती। उसके कई आतंकवादी संगठन हैं। हमारे पास उसके बारे में पक्की रिपोर्ट है। देशद्रोह से भरे वो काम करती है। जो देश दौलत देता है उसके लिए काम करती है, चाहे कैसा भी काम हो। गोपाल सिंह गंभीर स्वर में कह रहा था। कई सालों से वो विश्व को जीतने का सपना देख रही है और इसके लिए कई खतरनाक और पक्के कदम उठा चुकी है। यहाँ तक कि उसने हिंदुस्तान की सीमा के अलावा फिनलैंड में भी कई प्रयोगशाला भी बना रखी है, जहाँ विश्व की चोटी के वैज्ञानिक उसके विश्व विजेता बनने के सपनों को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए उसके लिए आविष्कार कर रहे हैं। कई खतरनाक आविष्कार पूरे हो चुके। हम गजालों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जगमोहन ने धीमे स्वर में कहा। क्या जानते हो? गोपाल सिंह चौंका। कैसे? कई बार हमारे और गजाला के रास्ते एक हो चुके हैं। हम में टकराव हो चुका है। ओह, फिर तो ये सब पता होगा जो मैंने बताया। गोपाल सिंह क्या उड़ा। इससे भी ज़्यादा पता है, जगमोहन ने लंबी सांस लेकर कहा। गजाला हमारी बातों में कहाँ से आ गई? देवराज चौहान ने पूछा। जिन्न के कुछ आदमी गजाला के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें सालों की मेहनत करनी पड़ी, परंतु वे नहीं जान सके कि गजाला की प्रयोगशाला सीमा के कौन से हिस्से में स्थित है। गजाला ने अपना एक छोटा सा देश भी बसा रखा है। हमारा एक आदमी वहाँ का नागरिक है, परंतु वो भी नहीं जानता कि गजाला का देश कहाँ पर है। देवराज चौहान और जगमोहन एकटक गोपाल सिंह को देख रहे थे। गजाला का एक आदमी कुबेर सिंह गजाला की प्रयोगशाला से बेशकीमती आविष्कार का फार्मूला ले भागा है। इधर हमारा एक साथी कुबेर सिंह के आदमियों में से था। हम इस सारे मामले पर नज़र रख रहे थे। हमारे आदमी ने हमें बताया कि कुबेर सिंह ने सावधानी के तौर पर वो फार्मूला चुपके से स्टार वॉल्ट में रख दिया। स्टार वॉल्ट ऐसी जगह नहीं है कि जिन अपनी मनमानी कर सके, परंतु देश के हित में उस फार्मूले को पाना जिनके लिए आवश्यक हो चुका है। वो फार्मूला निकलवाना चाहता है वॉल्ट से। जिन हमारे द्वारा? जगमोहन बोला। हाँ, गोपाल सिंह ने धीरे से कहा। हमें पता चल चुका है अपने आदमी से कि कुबेर सिंह उस फार्मूला का सौदा गजाला से ही करने जा रहा है, क्योंकि गजाला उस फार्मूले की अहमियत जानती है। उसे आशा है कि गजाला उसे अच्छी कीमत देगी, परंतु हम जानते हैं कि कुबेर सिंह भारी भूल कर रहा है। गजाला उस गद्दार को जिंदा नहीं छोड़ेगी। बहरहाल हम नहीं चाहते कि वो फार्मूला वापस गजाला के हाथ पहुंचे। देवराज चौहान और जगमोहन की नज़रें मिली। मामला स्पष्ट होते ही उन्हें लगा कि हालात नाजुक है। जिन नाम के संगठन को वे आपराधिक संगठन समझ रहे थे, जबकि वो देश का गुप्त जानलेवा दस्ता था। सीधे तौर पर कानून जिन बातों पर कंट्रोल नहीं कर सकता, उन कामों को जिन हर तरह का हथकंडा अपनाकर पूरा कर लेता। काम पूरा करना उसकी ड्यूटी थी। जिन अगर गजाला के फार्मूले का काबू पाना चाहता है तो गलत नहीं कर रहा। सब कुछ उनके सामने स्पष्ट हो चुका था। खामोशी लंबी होने लगी। देवराज चौहान कुर्सी पर जा बैठा। सिगरेट सुलगाकर कश लिया। चेहरे पर सोच के भाव थे। तेरे को चाय बनानी आती है? जगमोहन का लहजा गोपाल सिंह के प्रति बदल गया था। चाय? गोपाल सिंह ने हैरानी से जगमोहन को देखा। बनानी आती है? हाँ, चल किचन में, मैं तेरे को बताता हूँ कि पत्ती चीनी कहाँ कहाँ रखी है। देखता हूँ तू चाय कैसी बनाता है। जगमोहन ने देख लिया था कि देवराज चौहान इस वक्त बात करने के मूड में नहीं है। ऐसे में वो देवराज चौहान को अकेला छोड़ देना चाहता था। जगमोहन की बात गोपाल सिंह को अजीब लगी, लेकिन वो उसके साथ किचन की तरफ चल पड़ा। अगला दृश्य। ये मामला गंभीर होता जा रहा है जगमोहन। देवराज चौहान सोच भरे सर में क्या उठा। देश का खतरनाक सरकारी संगठन जिन इस मामले में, गजाला जैसी खतरनाक हस्ती भी इस मामले में कहीं है। लेकिन अब से पहले हमें इस बात का एहसास न था। किसी महत्वपूर्ण फार्मूले का दखल है इन बातों में। जिस मामले में गजाला का दखल है वो बात अवश्य बड़ी होगी। छोटी बातों में गजाला दखल नहीं देती। अब क्या करना है? जगमोहन गंभीर था। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा, कश लिया। पुलिस या पुलिस जैसे किसी सरकारी संगठन के मुकाबले में खड़ा होना सरासर गलत बात है। कानून का मुकाबला हम नहीं कर सकते। कानून के 4 लोग मरेंगे तो 40 और खड़े हो जाएंगे। कानून कभी नहीं मरता। कानून की हत्या कभी नहीं होती। मरता है तो गैर कानूनी काम करने वाला। कभी जल्द मरता है तो कभी देर से। समझदारी इसी में है कि कानून का गिरेबान थामने की कभी भी कोशिश ना करो। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर सिर घुमा लिया। जिन्न जो भी है, जैसा भी है, कानून का रखवाला है। हम उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिन्न अपना पूरा ध्यान हम पर लगा दे और तब तक चैन न ले जब तक हमें ख़त्म न कर दे। देवराज चौहान गंभीर था। आज तक हम पुलिस से इसलिए बचे हुए हैं कि हमने कभी भी पुलिस वालों को निशाना बनाने की चेष्टा नहीं की। अगर ऐसा किया होता
तो पुलिस ने हमारे पीछे पड़कर कब का मैं ख़त्म कर देना था। गैर कानूनी काम करना और कानून का मुकाबला करना दोनों बातें जुदा जुदा हैं। जगमोहन ने पुनः देवराज चौहान को देखा। करना क्या है? जगमोहन के चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। जिन को स्टार वाल से कुछ निकलवाना है, देवराज चौहान बोला। मेरे ख्याल में उसका ये काम कर देने में कोई बुराई नहीं है। कानून का दूसरा नाम है जिन। हम उनका काम करेंगे तो वे अपना ध्यान हम पर से हटा लेंगे। वैसे भी वो गजाला के खिलाफ काम कर रहे हैं। गजाला कितनी खतरनाक है ये हम जानते ही हैं। ऐसे में ये काम करने में हमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी योजना सही है, लेकिन जिनसे बात कैसे करेंगे? हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ। हमारे पास गोपाल सिंह है, जिनका आदमी। वो हमें बताएगा कि जिन कहाँ है या उससे कैसे बात की जाए। ओह, जगमोहन क्या उठा। गोपाल सिंह को तो मैं भूल ही गया था। तभी गोपाल सिंह वहाँ आया। उसने स्टील की बड़ी प्लेट में चाय के 3 प्याले रखे हुए थे। दोनों के सामने एक एक प्याला रखा और तीसरा खुद लेकर बैठ गया। देवराज चौहान ने गोपाल सिंह को देखकर घूंट भरा। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। गोपाल सिंह क्या उठा। तुमने कहा था कि मुझे जाने दोगे। मदान से मेरी बात कराओ, देवराज चौहान ने कहा। मदान से? गोपाल सिंह की आंखें सिकुड़ी। देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिलाया। क्यों? गोपाल सिंह की नज़र देवराज चौहान पर जा टिकी थी। काम है। तुम मेरी गर्दन फंसवा रहे हो। मदान को पता चल जाएगा कि मैंने संगठन के बारे में तुम्हें बताया। वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि तुम्हारे द्वारा उसका वो काम पूरा होगा जो वो अपनी कोशिश से भी पूरा नहीं कर पा रहा। कौन सा काम? स्टार वॉल्ट वाला। गोपाल सिंह की निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर टिकी रही। सोचता क्या है? जगमोहन ने टोका। मदान से बात करा? तुम लोग मुझे बुरी तरह फंसवा रहे हो। गोपाल सिंह कुछ परेशान सा दिखा। नहीं फंसोगे। अनिच्छा के भाव चेहरे पर समेटे गोपाल सिंह ने हाथ बढ़ाकर बेड पर पड़ा अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए नंबर मिलाने लगा। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाह गोपाल सिंह पर टिकी थी। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ कानों में थी। मदान से बात कराओ। तुम गोपाल सिंह? हाँ, मदान से बात कराओ। अभी उन्हें लाइन देता हूँ। चंद पलों की चुप्पी के बाद मदान की कठोर आवाज़ गोपाल सिंह के कानों में पड़ी। कोई पकड़ में आया? देवराज चौहान या वो आदमी जो? मदान साहब, गोपाल सिंह हिचकिचाया बोला। देवराज चौहान ने मुझे पकड़ रखा है। मदान की आवाज़ नहीं है। वो आपसे बात करना चाहता है। उसे फ़ोन दो। गोपाल सिंह ने फ़ोन देवराज चौहान की तरफ बढ़ाया। देवराज चौहान ने बात की। तुम्हें अपने बारे में पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम हकीकत में कौन हो। गोपाल ने तुम्हारे सामने मुंह फाड़ दिया। मदान का कड़वा सर कानों में पड़ा। इसकी जगह तुम होते तो तुम भी मुंह फाड़ते। तुम बच नहीं सकोगे देवराज चौहान। हमारी नज़र जिस पर टिक जाए वो बच नहीं पाता। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? तुम मुझसे स्टार वर्ल्ड में डकैती करवाना चाहते हो ताकि वहाँ कुबेर सिंह द्वारा रखा गजाला का फॉर्मूला पा सको? मदान की आवाज़ नहीं आई। देर मत लगाओ जवाब देने में, जल्दी करो। देवराज चौहान बोला। ठीक कहा तुमने। इसके अलावा मेरा तुम्हारा और वास्ता तो नहीं? अभी तक तो नहीं। मैं तुम्हारा ये काम करूँगा। करोगे? मदान के सुनाई देने वाले स्वर में उलझन झलकी। हाँ, तुम कानून का मजबूत हिस्सा हो और बिना किसी परेशानी के मैं कानून के काम आ सकूँ तो मुझे एतराज़ नहीं। मदान की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। काम करवाना है या नहीं? देवराज चौहान ने टोका। करवाना है। तो मुझे बताओ कि कैसे होगा। कैसे काम करवाना चाहते हो? इस काम के लिए मुझे स्टार वर्ल्ड के नक्शे और सिक्योरिटी सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। फार्मूला किस चीज़ में है, कैसे रखा है, वो मुझे जानना है। और तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाएगी देवराज चौहान। बेहतर होगा कि तुम गोपाल सिंह के साथ मेरे पास आ जाओ। इतना ज़्यादा भरोसा मैं तुम पर नहीं कर सकता। तुम कानून के हिस्से हो, मैं कानून तोड़ने वाला। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं। तुम अपना जो काम करवाना चाहते हो वो करो। इससे ज़्यादा जान पहचान की मुझे ज़रूरत नहीं। कीमत क्या लोगे स्टार वर्ल्ड से फार्मूला लाने की? कुछ भी नहीं। तुम गजाला के खिलाफ काम कर रहे हो। इस नाते मैं ये काम करूँगा, क्योंकि गजाला की मंजिल बेहद खतरनाक है। वो जो करना चाहती है उसमें बर्बादी है। फिर भी जो मुनासिब कीमत चाहोगे वो मिल जाएगी। मदान की आवाज़ कानों में पड़ रही थी। वो कौन है जो हमारी योजना को फेल करते हुए तुम्हारे सामने हमारा भेद खोल रहा था? मैं उसे नहीं जानता। मिलना चाहोगे उससे? ये सुनकर देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। क्या मतलब? मेरे आदमी उसे और उसके साथियों को लेकर मेरे पास पहुंच रहे। पकड़ लिया उसे? हाँ, गोपाल सिंह को फ़ोन देना। मैं उससे मिलना चाहता हूँ जिसे तुम्हारे आदमी पकड़कर तुम्हारे पास ला रहे हैं। उससे मिलना है तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। पल भर के लिए देवराज चौहान के होंठ बिछे, फिर क्या उठा। मैं गोपाल सिंह के साथ तुम्हारे पास आ रहा हूँ। यह अच्छी बात कही। देवराज चौहान ने गोपाल सिंह को फ़ोन दिया। बात करो। मदान साहब। गोपाल सिंह फ़ोन कान में लगा कर कह उठा। मैंने देवराज चौहान को ऐसा कुछ नहीं बताया जो। बकवास मत करो। जी। देवराज चौहान को लेकर मेरे पास आओ। यहाँ तो जगमोहन भी है उसका साथी। वो आना चाहे तो उसे भी लेते हैं। और जल्दी यहाँ पहुँचो। इसके साथ ही मदान ने उधर से फ़ोन बंद कर दिया था। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। क्या तुम मदान के पास जाने को कह रहे हो? जगमोहन के होठों से निकला। उसने उस आदमी को पकड़ लिया जो मदान के भेद हमारे सामने खोल रहा था। ओह। देवराज चौहान और जगमोहन एक दूसरे को देखते रहे। मेरा मदान से मिलना, उस आदमी से बात करना बहुत ज़रूरी है, देवराज चौहान बोला।
मदान उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा जिसने, इसलिए तो उससे मिलना ज़रूरी है, कहते हुए देवराज चांद की ओर पिच गए। जगमोहन बेचैन दिखा। क्या मदान के पास पहुंच जाना हमारे लिए ठीक होगा? खतरा तो है, लेकिन ये खतरा हमें उठाना होगा। वो हमें भी पकड़ सकता है। तुम माने हुए डकैती मास्टर हो और जिन नहीं, गोपाल सिंह के ऑटो से निकला। तुम दोनों को तो जिन सर पर बिठा कर रखेगा। इस वक्त उसे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो स्टार वर्ल्ड में सुरक्षित रखी है, और उसे तुम लोग ही लाकर उसके हवाले कर सकते हो। हम जाएंगे जिनके पास। देवराज चौहान फैसले वाले सर में क्या उठा। चलो, उसने गोपाल सिंह को देखा। गोपाल सिंह ने गंभीरता से सिर हिला दिया। अगला दृश्य। अब तो गोलियां नहीं चल रही। रतनचंद पेड़ के तने के पीछे दुबका हर तरफ नजर दौड़ाता क्या उठा। पुलिस भी नहीं पहुंची अभी। क्या ख्याल है? रतनचंद ने बंसीलाल को कौनी मारी। चले बंगले में, पैकेट तलाश करते हैं। देख ले कहीं कोई गोली चलाने वाला ना छुपाओ। बंसीलाल ने भी अंधेरे में नजरें दौड़ाई। 2 मिनट वे बंगले पर और आसपास नजरें दौड़ाते रहे। कोई नज़र नहीं आ रहा। बंसीलाल बोला, अगर कोई बंगले में छिपा हो रिवॉल्वर लेकर। यह बात चिंता वाली तो है, लेकिन उसे कह देंगे कि हमें गोली न मारे, हम तो चोर हैं। चोर? रतनचंद ने अंधेरे में उसे देखा। कहने में क्या है, जान बचाने के लिए तो सब कुछ कहना पड़ेगा। वो पैकेट पाना बहुत मजबूरी है हमारे लिए, सॉरी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। लाखों का सवाल है। ठीक है, चोर कह देंगे अपने को। मेरी मान तो बंगले में प्रवेश करते हुए ऐसी बातें करेंगे जैसे हम बहुत बड़े चोर हों। अगर कोई सुन रहा हो तो पहले ही समझ जाए कि हम चोर हैं और चोरी करने जा रहे हैं। ठीक है, चल। दोनों पेड़ों के पीछे से बाहर निकले और सड़क पार करते हुए बंगले की तरफ बढ़े। थैले वाले को तो हमने शरीफ समझा था, लेकिन चक्कर वाला आदमी निकला वो। उसके बंगले पर गोलियां चलाने का मतलब है कि वो कोई पहुंची हुई चीज़ है। हमने उसका पीछा करके अच्छा किया, वरना उसने तो हमें पैकेट देना ही नहीं था। वो तो ठीक है, लेकिन अभी पैकेट हाथ तो आने दे। क्या पता उसने वो पैकेट बंगले पर ही रखा ना हो। दोनों बंगले के खुले गेट पर पहुंचे और भीतर प्रवेश करके अंदर दरवाजे की तरफ बढ़े। बंसीलाल, मुझे डर लग रहा है, कोई हमें गोली ना मार दे। डर तो मुझे भी लग रहा है। चोरों वाली बातें करते हैं। ये जानकर कि हम चोर है, गोली चलाने वाला समझ जाएगा कि इधर तो हम चोरी करने आए। गोलियां वोलियों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, मैं शुरू होता हूँ। रतनचंद ने कहा, फिर ऊंचे स्वर में बोला, यह बंगला तो खाली लगता है, कोई है नहीं। हमें यहाँ से बहुत तगड़ा माल मिल सकता है। माल डालने के लिए कोई बोरा साथ लाना चाहिए था। यहाँ की हालत भी मजूमदार के बगले जैसी ना हो। मजूमदार? वही मॉडल टाउन वाला। हम चोरी करने गए थे। पता चला था बहुत माल है उधर, लेकिन कुछ भी ना मिला। साथ में ले गए बोरे में चप्पल, जूते और बर्तन ही भरकर लाने पड़े कि रात का खर्चा निकलेगा। वो तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। आज भी ऐसा ना हो जाए। ऐसा नहीं होगा। मेरा दिल कहता है कि यहाँ माल मिलेगा। इधर अमीर लोग रहते हैं। बंगला खाली लगता है। ये तो अच्छी बात है। किसी को बेहोशी की दवा से बेहोश करने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी हमें। मेरा तो सिर दर्द कर रहा है। बंगले में चल, तेरे को तेज पत्ती की कड़क चाय पिलाता हूँ। सिर दर्द भाग जाएगा। लिप्टन की चाय होगी बंगले में? ताजमहल से कम की चाय क्या पीते होंगे? हो सकता है विदेशी चाय पत्ती इस्तेमाल करते हो। विदेशी चाय? लेकिन आती तो वो अपने देश से ही है। हमें क्या, उसके डिब्बे पर तो विदेश की मोहर लगी होगी और भाव की जगह पौंड या डॉलर लिखा होगा। बंगले का प्रवेश द्वार खुला था। रतनचंद और बंसीलाल भीतर प्रवेश कर गए। बंगले में कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। उनकी किस्मत अच्छी थी कि जिनके आदमी अब तक जा चुके थे। बंगला खाली था, कोई भी ना था वहाँ। रतने, बंसीलाल फुसफुसाया। पहले एक बार देख तो लें कि बंगला खाली है या कोई छुपा पड़ा है। ठीक है, बंगले में नज़र मारते हुए चोरों वाली बातें करेंगे ताकि सुनने वाला समझ जाए कि हम चोर हैं। किसी ने पुलिस को बुला लिया तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। उससे पहले ही हम उसके पाँव में पड़कर माफ़ी मांग लेंगे। जेब का माल पानी उसे दे देंगे, वो हमें छोड़ देगा। आइडिया अच्छा है। इसके बाद खुद को बड़ा चोर साबित करने के लिए ऊंची ऊंची बातें करते हुए उन्होंने सारा बंगला छान मारा। कोई ना मिला। लगता है वो थैले वाला गोलियों के डर से बंगला छोड़कर भाग निकला। मौका अच्छा है, पैकेट ढूंढते हैं। ठीक है, सुन, अगर पुलिस आ गई तो ये तो गोलियां बहुत चली। पुलिस आई तो भाग जाएंगे, चोर भागते नहीं है क्या? हाँ, चोर तो भागने में बहुत तेज़ होते हैं। उसके बाद वे दोनों बंगले की तलाशी लेने में जुट गए। उस पैकेट को तलाश करने में लग गए। अगला दृश्य। 2 घंटे बीत गए। गोलियां चलने की आवाज़ सुनकर ना तो पुलिस ही वहां पहुंची और ना ही उन्हें पैकेट मिला। तलाशी लेने के दौरान दोनों पसीने में भीग गए थे। थकान महसूस करने लगे थे। रतने, कैसे घटिया लोगों का बंगला है। पीने को कहीं खुली बोतलें भी नहीं मिली। बंद बोतल तो हम मांगते नहीं। हमें बोतल साथ लानी चाहिए थी। रतनचंद अफसोस भरे स्वर में क्या उठा। उस रात हमने पी रखी थी तो कितने बढ़िया ढंग से काम किया। वो हीरे भी वहाँ से उठा लाए, पैकेट भी वहाँ से ले आए। कोई हमें पकड़ नहीं सका। ये गलती तो हो गई। हमें कम से कम आधी आधी बोतल पीकर यहाँ आना चाहिए था। छोड़ इन बातों को, तू चाय बना। चाय? कुछ तो पेट में जाए। तू बना। मुझे चाय बनाने की आदत नहीं है। अनारों ने मेरी आदतें बिगाड़ रखी है। तू तो छड़ा है, तेरे को चाय बनाने की आदत होगी। मैं शादी कर रहा हूँ, छड़ा मत कह। जब कर लेगा तब चाय बनाने को भी नहीं कहूँगा। अभी तो बना। दोनों किचन में पहुँचे।
हमारा 5-10 लाख का नुकसान हो गया। वो पैकेट मिल जाता तो समझ ले हमें जो मिलना था मिल गया। हीरों पर ही हमें सब्र कर लेना चाहिए। बंसीलाल ने एक तरफ रखा चाय का बर्तन उठाया और टूटी खोलकर उसमें पानी डालता बोला, वो पैकेट ना मिला तो कोई बात नहीं, यहाँ से लाख 2 लाख रुपया भी मिल जाता तो सब्र कर लेते, लेकिन यह बंगले वाला तो बिल्कुल ही कंगला निकला। कहीं से 10,000 की गड्डी भी नहीं मिली। साले को बाप मरे बाप मरे पर यह बंगला मिला होगा मुफ्त का। सफ़ेदी कराने को भी पल्ले में पैसा ना होगा। हमारा भी बाप होता तो। चुप कर। साले ने कुछ देना तो नहीं था। रोटी पानी खिलाना पिलाना सो अलग। हम बिना बाप के ही अच्छे। कहते कहते रतन चंद का मुंह खुला का खुला रह गया। आंखें कुछ फैल गई। क्या हुआ? बंसीलाल ने गैस पर चाय का बर्तन रखा। अपनी जेब से माचिस टटोलता क्या उठा और उसने रतन चंद की नज़रों का पीछा किया। उसी पल बंसीलाल का चेहरा भी अजीब से भावों से भर गया। ये तो वही थैला है। बंसीलाल के होठों से निकला। मैं भी तो यही देख रहा हूँ। रतन चंद के होठों से निकला। किचन की दीवार के हुक्म वो थैला लगा लटक रहा था। एकाएक दोनों थैले पर झपटे। बंसीलाल ने लटके थैले को झपट कर निचोड़ने वाले ढंग से पकड़कर दबाया ताकि इस बात का एहसास हो सके कि उसके भीतर कुछ है या नहीं। अगले ही पल उसके होठों से निकला, है, भीतर कुछ पड़ा है। पैकेट तो नहीं वही वाला? रतन चंद ने हड़बड़ाकर सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए कहा। बंसीलाल ने जल्दी से थैले के भीतर हाथ डाला और हाथ बाहर निकाला तो उसमें पैकेट दबा हुआ था। मिल गया। बंसीलाल के होठों से खुशी भरा तेज स्वर निकला। वही पैकेट है ये जो। चुप कर, धीरे से बोल। यहाँ चोरों की दूसरी पार्टी भी हो सकती है। वो हमसे पैकेट छीन लेगी कि इसमें जाने क्या कीमती चीज़ है। बंसीलाल ने हड़बड़ाकर पैकेट कमीज़ के भीतर डाल लिया। निकल चल यहाँ से। हमारी किस्मत के सितारे बुलंद हैं। तभी तो पैकेट मिल गया। अब जल्दी क्या है? चाय पीकर। तेरी माँ का घर नहीं है ये, कोई आ गया तो? तभी वातावरण में पुलिस सायरन की आवाज़ गूंजी। दोनों चौंके। पुलिस आ गई। यहाँ गोलियाँ चली थी। भाग ले। पुलिस के हाथ पड़ गए तो हमारे हाथ में रिवॉल्वर पकड़ाकर फ़ोटो खींच लेगी कि हमने गोलियाँ चलाई हैं। पीछे से निकल चलते हैं। पीछे का रास्ता किधर? यहाँ से तो चल ढूंढ लेते हैं। अगले 2 मिनट में रतन चंद और बंसीलाल पीछे की दीवार फांद चुके थे। बुरे फंसे। अभी कहाँ बचे? बुरे बचे अभी कहाँ बचे? भाग ले। उधर पुलिस बंगले के भीतर आ गई होगी। दोनों भागे। उनके कदमों की आवाज़ गूंज उठी। रत्ने, इस पैकेट को पाने के लिए हमें चोर बनना पड़ा। खतरा भी उठाया हमने। 20 लाख से कम में सौदा नहीं करेंगे। मैं तो 50 लाख लेना चाहता हूँ इस पैकेट के, लेकिन देने वाला 8 लाख से ज़्यादा ना दे तो क्या करेंगे? 8 ही ले लेंगे, 4-4 लाख बांट लेंगे। दोनों वहाँ से भागते हुए दूर होते चले गए थे। तो चलिए दोस्तों, जिन के इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।